तो कल तक हम लोगों की चर्चा काफ़ी आगे बढ़ी और नियम के बारे में हमने एक दो वीडियोस देखे और समझे। तो ये समझ में आता है कि नियम धरती में पहले से हैं, नियम को समझना है और समझ करके उसके अनुरूप कार्य व्यवहार करना है। यदि हम जाने अनजाने नियम को नहीं समझते हैं तो उसका फल परिणाम भी हम सबको भोगना पड़ता है ना। पंजाब इसका अपना उदाहरण है कि जिस समय ग्रीन रेवोल्यूशन आया, हरित क्रांति आई, तो सबसे पहले प्रयोग पंजाब में हुए। उस समय किसी को भी अंदाज़ा नहीं था कि ये इतनी बड़ी तबाही के रूप में भी वापस लौटेगा। और अधिक उत्पादन लोभ लालच के चक्कर में और लगातार डालते चले गए। आज स्थिति ये है कि ऊपर से 2-2 फीट तक मिट्टी बिल्कुल ख़राब हो गई है, एकदम टॉक्सिक हो गई है। उसका प्रतिफल किस रूप में आया? बीमारियों के रूप में आया। कैंसर ट्रेन से हम सब वाकिफ़ हैं। किसकी देन है? हमारी ही नासमझी की देन है। जब वो मिट्टी पूरी 1 से 2 फीट तक टॉक्सिक हो गई है, ख़राब हो गई है, यदि उसमें डाला ना जाए कुछ भी पैदा होने की स्थिति में नहीं है। पानी भी जो बरसेगा वो मिट्टी से ही रिस करके नीचे जाएगा, तो साथ में वो पानी भी टॉक्सिक हो करके तो नीचे का जो पानी है वो भी कंटेमिनेटेड हो गया। तो हम खा तो रहे थे, ख़राब वैसे भी खा रहे हैं। पीने के पानी भी जहाँ से हमारे सोर्स हैं उसको भी हमने कोलैप्स कर लिया है, डिस्ट्रॉय कर लिया है, कंटेमिनेटेड कर लिया है। तो हम किसी भी एक व्यवस्था को जब नहीं समझते हैं तो उसके अनुरूप जब नहीं चल पाते हैं तो उसके फल परिणाम कई आयामों में आते हैं, है ना। डाला था उत्पादन बढ़ाने के लिए, मिट्टी में डाला और तमाम सारी चीज़ें, लेकिन केवल उत्पादन तो जो बढ़ा एक समय तक, अब तो ना डालें तो कुछ होगा नहीं। पानी भी ख़राब हुआ, बीमारी आई, बीमारी में पैसा भी गया, साथ में मानसिक तनाव भी हुआ, साथ में जब कोई अपना छूट के जाता है असमय तो उसका दुख दर्द भी हमको झेलना पड़ता है ना। तो ये समझ में आया कि हमारी ज़िंदगी कुछ मूलभूत नियमों की देन है। उन नियमों को समझ करके हम आगे बढ़ते हैं तो खेती में हम निश्चित रूप से सस्टेनेबल फार्मिंग की ओर बढ़ते हैं। इस क्रम में 10 नियम पहचान में आए हैं। उस नियम को एक बार देख लेते हैं। तो डिज़ाइनिंग करते समय जब हम खेत का डिज़ाइन कर रहे हैं, खेती शुरू कर रहे हैं, तो शुरुआती फेज़ की जो गलतियां हो जाती हैं उन गलतियों से बचा जा सकता है ना। जैसे अभी हम पिछली बार जब अपना नया खेत बना रहे थे तो हमें उसमें लगभग 30,000 रुपये एक्स्ट्रा लग गया, क्योंकि हमने पहले मेड़ चढ़वा दी किनारे की। फिर बाद में पता चला पोल गाड़ना है और मेड़ चढ़ गई तो वो मिट्टी पोली रहती है, हम गाड़ेंगे भी, एक समय के बाद थोड़ा पानी बरसेगा तो वो हिले डुलेगा। फिर ट्रैक्टर लगवा के फिर दोबारा उस मिट्टी को खिसकवाया, फिर लगा करके गड़वाए, और फिर वो नीचे से जब जाली लगाते हैं तो उसके बाद उसमें कुछ और प्रोटेक्ट करते हैं कि मिट्टी चढ़ जाए। दोबारा ट्रैक्टर लगवा करके फिर मिट्टी उसकी खिसकवाई। माने वही काम यदि हम थोड़ी सी समझ बूझ के लेआउट के माध्यम पहले प्लानिंग कर लेते तो हमारा लगभग 30,000 रुपये बच जाता। और 30,000 रुपये बच जाता माने 1-2 महीने का हमारा किचन चल सकता है कि नहीं चल सकता। तो जब हम नई खेती, नए लोग शुरू कर रहे हैं तो वो गलतियां ना करें जो पुरानी हो चुकी हैं। हम अपने समय की गलती तो कर सकते हैं, लेकिन जो पूर्व में गलती हो चुकी है जिसके फल परिणाम भी आ गए हैं, उस गलती को करते हैं तो मूर्ख के सिवा कुछ नहीं कहलाएंगे। तो इस तरह की छोटी छोटी चीज़ों को पकड़ करके हम जब नया खेत डिज़ाइन कर रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं, तो क्या सावधानी रखें, तालाब कहाँ पर बनाएं, पानी की बोरिंग कहाँ हो, पानी का सिस्टम कैसे बनाएं, गौशाला कहाँ हो, चारागाह कहाँ हो, किचन कहाँ हो, किचन गार्डनिंग कहाँ हो, फसलें हम किस तरह से डिज़ाइन करें ताकि एक के बाद एक दूसरी फसल और वो क्रम ना टूटे। ये सब चीज़ें समझने के मुद्दे हैं पूरी खेती में। अभी खेती करने जाते हैं तो किसी की प्रभाववश कि इस बार गोभी का रेट अच्छा मिल गया तो फिर गोभी, प्याज का रेट अच्छा मिल गया तो फिर प्याज, और अगली साल उसका रेट कभी नहीं मिलता। होता है कि नहीं होता है ना। जैसे इस बार लहसुन अभी 200-250 रुपये किलो है, अब सारे लोग लहसुन लगाएंगे, अगले साल लहसुन 40-50 रुपये किलो आ जाएगा। तो ये भी प्लानिंग अपनी रहे कि प्लानिंग के स्तर पर हमारी ही रहे, हम बाहर से प्रभावित ना हो। अध्ययन करें बाहर का, लेकिन हम प्रभावित होकर के कोई काम को एकदम से ना करें। ये ध्यान रखने के लिए इसके नियम को समझना आवश्यक है। तो पहला नियम है, संपूर्ण अस्तित्व सह अस्तित्व स्वरूप में है। एग्जिस्टेंस इज अ को एग्जिस्टेंस, फॉर्म ऑफ को एग्जिस्टेंस।
सारा संसार, सारा ब्रह्मांड सह अस्तित्व स्वरूप में है। माने ब्रह्मांड में एक ग्रह है कि अनंत ग्रह है? सब साथ साथ हैं, साथ साथ रहते हैं, मतलब साथ साथ अपनी व्यवस्था में बने हुए हैं। हम अपने स्तर पे देखें, मैं हूँ, आप हैं, दोनों बने रहते हैं। हम हैं, मनुष्य जाति है, पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु हैं, साथ साथ। तो सह अस्तित्व का मतलब है साथ साथ होना, साथ साथ रहना। तो हम किसी भी व्यवस्था को देखें, हम सब साथ साथ हैं कि नहीं हैं? हैं। साथ साथ रहते हैं कि नहीं रहते हैं? रहते हैं। इस नियम से क्या समझ में आता है? अब ये एक नियम समझ में नहीं आया तो हमने खेत में क्या क्या डाला? यूरिया, डीएपी, कीटनाशक डाले। बिना माइक्रोब्स के हमारा जीवन संभव हो सकता है क्या? बिना माइक्रोब्स के मिट्टी फर्टाइल हो सकती है क्या? हम इस संबंध को समझ पा रहे हैं क्या, इस नियम को? भले ही माइक्रोब्स हमें सीधी आंखों से ना दिखते हों, भले ही सॉइल लाइफ हमें पूरी ना समझ में आती हो, लेकिन वो है और उसका कोई रोल है। उस रोल को नहीं समझ पाते हैं, हम अपनी मनमानी करते हैं। खेती में मनमानी नहीं कर सकते आप, नेचर से मनमानी नहीं किया जा सकता। तो यदि ये एग्जिस्टेंस समझ में आता है कि हम सब साथ साथ हैं, तो सबके पोषण को ध्यान में रखते हुए, सबकी उपयोगिता को, सबके रोल को ध्यान में रखते हुए हम अपने रोल को निभाते हैं, तब हम इस नियम के साथ चलते हैं। तो हम उसके बाद कभी अपने खेतों में जहर डालेंगे, कोई ऐसी चीज़ को लाएंगे जिससे धरती का नुकसान हो, पेड़ पौधों का नुकसान हो? तो संपूर्ण अस्तित्व सह अस्तित्व स्वरूप में है। तो खेत से हमारा कोई सीधा संबंध है, हवा से हमारा कोई सीधा संबंध है, पानी से हमारा कोई सीधा संबंध है। यदि संबंध समझ में आता है तो मैं पानी को गंदा करूँगा या पानी को साफ करूँगा? हवा को जहरीली बनाऊँगा या हवा को साफ करूँगा? यदि ये नियम समझ में आता है तब मैं नियम के अनुरूप कार्य कर पाऊँगा, अदरवाइज कर ही नहीं सकते। और उसी का परिणाम है कि दिल्ली और बड़े शहरों में हमें मास्क लगा के चलना पड़ता है, पीने के लिए पानी की बोतल खरीदनी पड़ती है। एक दूसरा नियम है, यह प्रकृति एक निश्चित अनुपात में है। कल हमने थोड़ी सी चर्चा की थी कि यह प्रकृति क्या है। तो 4 अवस्थाओं का निश्चित अनुपात ही प्रकृति है। पदार्थावस्था माने मिट्टी, हवा, पानी, पत्थर, मणि, धातुएं एटसेट्रा एटसेट्रा, जो भी पदार्थ की वस्तुएं हैं। प्राणावस्था माने वनस्पति जगत, जितना भी पेड़ पौधों का ये जगत संसार है, ये सारा का सारा प्राणावस्था है। जीवावस्था माने जितना भी ये जीव जगत हमें दिखाई देता है, ये सारा का सारा जीवावस्था है। और जितने भी मनुष्य हैं, मानव जाति है, ये ज्ञानावस्था में है। ये 4 चीज़ें, 4 अवस्थाएं एक निश्चित अनुपात में बनी रहती हैं, इसका नाम प्रकृति है। अगर 5वीं कोई अवस्था समझ में आती हो तो आप बता सकते हैं। 5वीं कोई चीज़ समझ में आती हो कि नेचर में जोड़ा जा सकता है तो बता सकते हैं। इसको हम लोग भाई आगे देखेंगे पूरा खोल करके। तो ये प्रकृति एक निश्चित अनुपात में है। अभी हम इस अनुपात को समझ पा रहे हैं क्या? मौलिक रूप से इस अनुपात को समझ पा रहे हैं क्या? अगर समझते तो धरती के अनुपात में 1/3 जंगलों का होना ही चाहिए था। यदि समझते तो जितनी मानव जाति है उसके लिए जितने भी रिसोर्सेस चाहिए उसको हमें सस्टेन बनाए ही रखना था। बनाए रखना था कि नहीं रखना था? यदि हम इस नियम को, इस अनुपात को समझ पाते तो हमारी ये जो जीव जंतु जो विलुप्त हो रहे हैं, है ना, जैसे गिद्ध विलुप्त हो रहे हैं, वल्चर्स विलुप्त हो रहे हैं, जितने भी हो रहे हैं, मानव जाति की कृत्रिम हस्तक्षेप से हो रहे हैं, ये बने रहते, ये धरती शाश्वत, इकोलॉजी शाश्वत बनी रहती। तो ये नियम समझ में नहीं आ रहा है ना। और हम खेत में भी इस नियम को पालन नहीं कर रहे हैं। अभी खेत में एक प्रकार की फसलें करेंगे तो फिर एक ही प्रकार की फसलें करेंगे, एक प्रकार की तकनीक अपनाएंगे तो एक ही प्रकार की तकनीक अपनाएंगे। कोई केवल सब्जी ग्रो कर रहा है, कोई केवल अनाज ग्रो कर रहा है, कोई केवल एक प्रकार की सब्जियां लगा रहा है, कोई केवल एक ही प्रकार के पशु रख रहा है, कोई केवल एक प्रकार के पेड़ लगा रहा है। तो हमारी जो आवश्यकता है वो केवल एक प्रकार की है या कई प्रकार की है? विविध प्रकार की हैं। तो इस अनुपात को समझने से, तो खेत का एक अनुपात, खेत हमारा धरती का एक हिस्सा है, इस अनुपात को अपने खेत में मेंटेन करना, इस अनुपात को अपने खेत में मेंटेन करना, यह प्रकृति एक निश्चित अनुपात में इस अनुपात को समझना है। तीसरा एक नियम है, प्रत्येक इकाई स्वयं में व्यवस्था है और समग्र व्यवस्था में भागीदार है। ये इंपॉर्टेंट नियम है। प्रत्येक इकाई स्वयं में एक व्यवस्था है, समग्र व्यवस्था में तो असहज भागीदारी है उसकी।
कल जो हमने किल द स्पैरो कैंपेन वाली स्टोरी सुनी और समझी, तो क्या समझ में आया उससे? मारी तो गौरैया थी, परिणाम क्या क्या हुआ? टिड्डे ये सब आए और तमाम फसलें खा गए और ये सारी चीज़ें, उससे फाइनली जो है ना भुखमरी और अकाल पड़ा और 4.5 करोड़ लोग, 6 करोड़ लोग मारे गए। एक ही नियम तो समझ में नहीं आया कि गौरैया का भी अपना कोई रोल है, और बाद में समझ में आया, कुछ भोगने के बाद समझ में आया ना यार, गौरैया का भी या इस प्रकार की चिड़िया या पक्षी जगत का भी कोई एक निश्चित सर्टेन उपयोगिता है इस नेचर के अंदर, तभी वो एग्जिस्ट करती है। हर इकाई जो एग्जिस्ट करती है उसका कोई एक निश्चित रोल है, उस रोल को समझना है। हर इकाई का, हर सेल का एक निश्चित रोल है। ये हाथ अपने आप में एक व्यवस्था है और पूरी बॉडी में एक भागीदारी करता है। ये उंगली अपने आप में एक पूरी व्यवस्था है, हाथ में भागीदारी करती है। ये शरीर हम अपने आप में एक व्यवस्था है और एक परिवार में भागीदारी करते हैं। परिवार अपने आप में एक पूरी व्यवस्था है और समाज में भागीदारी करता है। समाज अपने आप में एक व्यवस्था है, अपने राज्य, अपने देश का भागीदारी करता है। हर इकाई अपने आप में व्यवस्था है और अपने आप में त्वसहित व्यवस्था है और समग्र व्यवस्था में भागीदार है, माने बड़ी व्यवस्था में भागीदार है। एक पेड़ है, ऑक्सीजन देता है, अपने आप में पूरी व्यवस्था है, अपना खाना बनाता है, जड़ों के माध्यम से खड़ा रहता है, फल देता है, अपनी वंश वृद्धि को आगे बढ़ाता है। पेड़ किसी निश्चित भूभाग पे है, उस भूभाग का प्रतिनिधित्व करता है, उसमें भागीदारी करता है। तो हर इकाई, धरती एज ए प्लेनेट अपने आप में एक व्यवस्था है और पूरे सोलर मंडल में व्यवस्था में भागीदार है। ये सोलर मंडल अपने आप में एक पूरी व्यवस्था है और किसी गैलेक्सी का, किसी नक्षत्र का चक्कर लगाता है, उसमें भागीदारी करता है। ये नक्षत्र परिवार एक व्यवस्था है और पूरी गैलेक्सी के में भागीदारी करता है। तो हर इकाई स्वयं में व्यवस्था है और भागीदारी, पूरी व्यवस्था में भागीदारी करता है। अब इसको देखिए, जो पेस्ट कंट्रोल और तमाम सारे कंट्रोल करते हैं, तो क्या दीमक का कोई उपयोग नहीं है? होगा ही, आपको पता हो ना हो, मुझे पता हो ना हो, लेकिन उसका कोई है तो रोल होगा। इल्ली का कोई रोल होगा, मच्छर का भी कोई रोल होगा। बताओ यार, है ना? हमें यहाँ इस साले मच्छर का रोल बताओ। है ना? ये लार्वा को कंट्रोल करते हैं, है ना? हाँ? मच्छर का भी रोल है। हाँ बिल्कुल रोल है। एक निश्चित प्रकार का लार्वा जन्मता है जिसके ऊपर मच्छर अपना, उसका परजीवी का काम करता है, तो उसको कंट्रोल करता है। हर इकाई का अपना रोल है, कुछ के हमें पता है, इसी का नाम तो साइंस है जो अध्ययन करा रही है लगातार, तभी तो हम अध्ययन कर पाए। तो यहाँ पे इस नियम से ये आशय समझ में आता है कि हर इकाई का रोल है। अब जब हम किसी को मारने की बात करते हैं, और नेचर में ऐसा नियम है नहीं कि हम किसी को मार के सुखी हो जाएं, है ना? ये तो पुराने उसमें भी कहा ही गया है कि 4 वेद 6 शास्त्र में लिखी हैं बातें दोए, और दुख दीन्हे दुख होत है, सुख दीन्हे सुख होए। अब बताइए दादा, किसी को मार करके सुखी हो पाएंगे? ऐसा नियम ही नहीं है, तो कैसे हो जाएंगे? और हम लगातार धड़ाधड़ मारे चले जा रहे हैं, माने उस व्यवस्था को। अच्छा, फाइनली तो पदार्थ अवस्था है सब कुछ, तो मर सकता नहीं है, लेकिन व्यवस्था स्वरूप में नहीं रहेगा। जैसे ये शरीर है, ये शरीर मान लीजिए शरीर, ये मरण धर्मा है, इसका जन्म होता है, इसको मरना भी है। तो ये आज जैसा है वैसा नहीं रहेगा, जल जाएगा, राख बन जाएगा, लेकिन पदार्थ के रूप में रहेगा, मैटर के रूप में। लेकिन जिस व्यवस्था स्वरूप में है उस व्यवस्था स्वरूप में नहीं रहेगा। मानव जाति की इतनी हैसियत नहीं है कि किसी का एग्जिस्टेंस खत्म कर दे, फाइनली तो पदार्थ में ही बदल जाना है। लेकिन जिस व्यवस्था को पहचानती है उस व्यवस्था को बिगाड़ भी सकती है और व्यवस्था को बना भी सकती है, ये पोटेंशियल मानव जाति में है। इसी के अनुरूप यदि हम खेती को इसमें समझ पाते तो हम इतनी बड़ी गलतियां नहीं करते जैसे चाइना ने की, जैसे हम भी कर रहे हैं। ये जो कैंसर, जो ज़्यादातर कैंसर बढ़ा है, ये किस वजह से बढ़ा है? कैंसर से, और तमाम सारी बीमारियां बढ़ गई हैं, हमारे ही गलत क्रियाकलापों के कारण बढ़ गई हैं। पानी हमने कंटेमिनेटेड कर लिया, ज़मीन हमने कंटेमिनेटेड कर जाएंगे तो तमाम सारे उसको खाने वाले उस आ जाएंगे। तो एक पूरा सिस्टम काम करता है। उस सिस्टम को समझना, माने उस नियम नियंत्रण संतुलन को समझना, ये हमारी बाध्यता भी है, मजबूरी भी है, समझदारी भी है, चाहे जो कह लीजिए, लेकिन इसको समझना ही पड़ेगा। इसको समझे बिना आप खेती करने जाएंगे या कुछ भी करने जाएंगे, पूरा नहीं पड़ेगा। अगला नियम है, प्रत्येक इकाई अपनी आवर्तनशीलता के साथ परंपरा के रूप में अक्षुण्ण है। माने प्रत्येक इकाई है
अपनी आवर्तनशीलता के साथ परंपरा के रूप में अक्षुण्ण है। माने कोई भी इकाई है वो बनी रहना चाहती है। जैसे अभी आप देखिए, ये हम लोग कहते हैं ना कि मेरा वंश चलता रहे। परिवारों में सामान्य रूप से समझ में सुनने को मिलता है कि मेरा वंश चलता रहे या मेरा वंश चल रहा है। इसके पीछे क्या आशय है? मैं बना रहूं, अस्तित्व बना रहे। अस्तित्व बना रहे तो उसके बने रहने का कोई डिज़ाइन होगा। ये नेचर शाश्वत बनी हुई है, इसका कोई डिज़ाइन है ना। अब मैं समझूं या ना समझूं, आम का पेड़ लाखों सालों से आम दे रहा है, आम मिल रहा है, तो वो किसी न किसी परंपरा के रूप में तो आया है। वो पेड़ जो पहला पेड़ हुआ होगा, आज वो तो नहीं होगा, लेकिन आम तो आज भी मिल रहा है खाने को। तो क्या है? आवर्तनशीलता के रूप के साथ। माने ये जो आवर्तनशीलता है, हम जिसकी बात कर रहे हैं, आवर्तनशील खेती, नेचर में एक अर्थशास्त्र है, एक इकोनॉमिक्स है। आवर्तनशील माने ये साइक्लिक है, ये बना रहता है। किस रूप में बना रहता है? परंपरा के रूप में बना रहता है ना। जैसे उदाहरण के रूप में समझे, पेड़ पौधे हैं, तो पेड़ पौधों की आवर्तनशीलता किसके साथ है? बीजानुषंगी है। इसकी जो आनुवांशिकी है, ये कैसी है? बीज। तो जितना भी वनस्पति जगत है, प्राणावस्था है, ये बीज विधि से आवर्तनशील है। गेहूं का बीज बचाए रखिए, गेहूं आपको लाखों साल तक मिलता रहेगा, उसमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। आप उसमें जेनेटिक मॉडिफिकेशन वगैरह ऐसे मत कृतकार करिए जो ठीक नहीं है नेचर के लिए। वो लाखों सालों, हजारों सालों से मिल रहा है और लाखों सालों तक मिलता रहेगा। आम है, उसमें चाहे जैसा प्रयोग करिए, उसके बीज के साथ, उसके बीज में जो क्रोमोसोम है उसके साथ डिस्टर्बेंस मत करिए। आम आपको मिल रहा है सदियों से और सदियों तक मिलता रहेगा। तो प्राणावस्था किससे है आवर्तनशील? बीजानुषंगी, बीज विधि से आवर्तनशील है। अब इस आवर्तनशीलता को समझना है। हम खेत में जितनी भी फसलें ग्रो करते हैं उसको आवर्तनशील करना है तो क्या करना पड़ेगा? उसके बीज को सुरक्षित करना पड़ेगा। अभी किस विधि में गए हैं? बांझ विधि में चले गए हैं। हर बार बाजार से जाना, हर बार बाजार से लाना है। बाजार आप जाएंगे, बाजार का एक ही सिद्धांत है, मोर प्रॉफिट, अधिकाधिक लाभ। लाभ किसी न किसी की हानि पर आधारित है, तो आप ही को लूटता है, आप ही बीज उससे लेके आते हैं। तो प्रकृति की सारी इकाइयां आवर्तनशीलता के रूप में अक्षुण्ण है। इसको भी आप इसमें समझेंगे। ये आवर्तनशीलता को बनाए रखना ये मनुष्य का काम है। आवर्तनशीलता को बनाए रखना ये हमारा काम है। ये मिट्टी हजारों सालों से स्वस्थ थी, किसी साइक्लिक विधि से थी। हम मिट्टी में क्या करते थे? जितना अनाज जो ग्रो करते थे, पशुपालन करते ही थे, उसका जितना भी कंपोस्ट निकलता था हम भरपूर कंपोस्ट मिट्टी में डालते थे। माने जितना उत्पादन ले रहे थे उतना उसको कम से कम दे रहे थे। ये लगातार देने वाली थी। मिट्टी भी लगातार स्वस्थ थी और हम भी स्वस्थ थे। पिछले 30-40 सालों में हमने जितना लिया उतना दिया नहीं, तो किसी साइकिल को तोड़ा, किसी साइक्लिसिटी को हमने ब्रेक किया। जब हमने ब्रेक किया साइक्लिसिटी को तो उसका जो परिणाम आना है वो आ ही रहा है। तो क्या परिणाम आ रहा है? मिट्टी की उर्वरता लगातार घट रही है, उत्पादन लगातार कम हो रहा है। माने उस विधि से अगर देखेंगे कि आज जितना केमिकल लोग डालते हैं उतना डालना बंद कर देंगे तो उतना होगा जितना हो रहा है, तो घट ही रहा है। हम उसको बिल्कुल वेंटिलेटर जैसे जिंदा रखे हुए हैं। अभी कल शेखर भैया बता रहे थे कि 1 एकड़ में भैया कितना पड़ता है पंजाब में? 1 एकड़ या 5 एकड़ में 6 क्विंटल यूरिया DAP पड़ता है। अब सोचिए, हमारे यहाँ 1 बीघे में 1 एकड़ में 6 क्विंटल कोई चीज़ ठीक हो जाए तो हम कहते हैं चलिए ठीक ही हो गया, और वहाँ 6 क्विंटल यूरिया DAP ये डालना पड़ता है। मजबूरी है। यूरिया DAP, कीटनाशक, बहुत सारी चीज़ें, हर्बिसाइड, तमाम सारे मीरा 71 वगैरह, क्योंकि अगर वो नहीं डालेंगे तो कुछ होवे नहीं करेगा। अब मजबूरी है उनकी। ये एक ट्रैप है। मैं बताऊँ ट्रैप में कैसे फंसते। हमारे गांव में ऐसे जैसे गांव में सबके मोहल्ले पड़ोस के लोग होते हैं, चाचा भैया कुछ संबोधन करते हैं। मैं एक दिन अपनी दुकान में बैठा था तो एक दयालु नाम का एक आदमी आया। अब हम लोग क्या है कि जैसे गांव में
आप छोटे हों या बड़े हों, यदि पद है तो लोग आपको उस पद से बुलाते हैं, चाचा भैया, है ना। ऐसे वो हमको चाचा कहता था, हम पद से है हालांकि। तो ऐसी बात हो रही थी तो मैंने पूछा भैया क्या है, बोले अब तो ट्यूबवेल में रहना होता है, मतलब जैसे लोग गांव छोड़ देते हैं, खेत में अपना ट्यूबवेल करा लिया या अपनी छोटी सी कुछ रहने की व्यवस्था कर ली। तो कहें बढ़िया, कुछ सौदा लिया उन्होंने। तो मैंने कहा कैसे आजकल कहाँ चल रहा है, तो बोले ट्यूबवेल में ही रहते हैं, वहीं अपना जो है। तो मैंने कहा कितनी खेती है, तो उन्होंने कहा 2 बीघे, मतलब 1 एकड़ से भी पूरा नहीं है, 1 एकड़ 2 बीघे अपनी खेती है, कुछ 1-2 बीघा आसपास जो है 1-आध एकड़ बटाई में ले लिया, 2 बीघे अपनी खेती है। तो मैंने कहा ये 2 बीघे खेती के लिए 5-6 लाख रुपए का ट्यूबवेल कराना ये कितना प्रासंगिक है भाई। आज की डेट में अगर आप रिंग बोर कराने जाएंगे तो 5-6 लाख रुपए तो आती होगी उसकी कॉस्ट, तमाम सारे उसमें होता है, और उसके ऊपर से हर साल का वो बिजली का बिल जो भी लगता है, कम ज़्यादा जो भी है, लेकिन वो तो है ही है, लेकिन मोटा मोटा एक 5-6 लाख का कैश तो लगता है। अब वो आप चाहे कर्ज लेकर के करें या जैसे भी, पर का ये कितना प्रासंगिक है कि 2 बीघे के लिए एक ट्यूबवेल करा लेना। भाई छोटी बोरिंग भी कराई जा सकती, 2 बीघे के लिए तो आप समरसेबल करा लीजिए, तो भी होता रहेगा धीरे धीरे। बोले नहीं, बात ऐसी नहीं है, बात यह है कि हम सींचते भी हैं, जैसे आसपास के खेतों में जो चाहिए उसको हम सींचते भी हैं। तो उससे जो जैसे हमारे यहाँ चलता है कि 300 रुपये प्रति बीघा सींच, तो जितना सींच लिया उतना वो है। तो मैंने कहा कितना सींच लेते हैं, बोले हो जाता है कभी साल में 50,000 रुपये का सींच लिया, कभी 60,000 का, कभी 400,000 का, इस प्रकार से बात हो रही थी। तो मैंने कहा, बोले इस बार थोड़ी कम सींच पाए हैं। तो मैंने कहा कैसे, मतलब बोले इस बार 30,000 के आसपास का सींच पाए हैं। तो बात होने लगी, तो मैंने कहा क्यों, तो बोले इस बार पानी बरस गया ना समय से। तो मैंने कहा अच्छी बात है ये तो मैंने कहा ये तो अच्छी बात है यार, कि पानी बरस गया तो किसानों को पैसा बच गया। तो उनको अपना जो है, तो बात समझ में आई कि हमारी जाने अनजाने हमने ऐसी व्यवस्थाएं स्वीकार कर ली हैं कि बिना दूसरे के शोषण किए हम आगे बढ़ ही नहीं सकते। माने अव्यवस्था में भागीदार, जाने अनजाने, जानबूझ कर नहीं, अनजाने ही सही। जैसे अब पानी नहीं बरसता है तो किसानों के घर में फाका, और बरसता है तो ट्यूब वालों के घर में फाका। बरसता है तो ट्यूबवेल वालों के घर में फाका, नहीं बरसता है तो किसानों के घर में, हैं तो दोनों ही एक समाज के। ऐसे ही हम देखें, हम केमिकल में भी बेचने वाले हमारे ही अपने लोग तमाम लगे होंगे, दुकानें रखे हैं तमाम सारी, नहीं बिकता है तो उनके घर नहीं चलते हैं, और ख़रीदते हैं तो हम बर्बाद होते हैं। नहीं बिकता है तो उनके घर नहीं चलते हैं जो इस व्यवस्था में लगे हुए हैं, और जो और ख़रीदते हैं तो हमारी लगातार समृद्धि जा रही है। ऐसे ही शराब वालों को देखिए, ये ठेके भी तो कोई अपने ही समाज के लोग लिए हुए हैं, जो भी दुकानें खोले हैं। नहीं बिकती है तो उनके घर नहीं चलते हैं, और बिकती है तो समाज टूटता है। हम जाने अनजाने ऐसी व्यवस्था के पार्ट बन गए हैं कि हम उससे चाहें भी तो बिना सोच विचार के नहीं निकल सकते हैं। संवेदनशीलता से नहीं निकला जा सकता है। थोड़ी देर के लिए संवेदनशीलता हो सकती है कि चलो ठीक है, तुम्हारी रोजी रोटी है उसके साथ, है ना। ये एक घटना उस दिन समझ में आई कि यदि पानी बरसता है तो जो ट्यूबवेल वाले सोचते हैं कि हम सींच लेंगे 60-70 हज़ार रुपये का, जो भी है ज़्यादा से ज़्यादा सींच लेंगे, हमारे घर चलेंगे। अब बरस जाता है तो किसानों की खुशहाली, उनके घर में सूखा, और नहीं बरसता है तो किसानों के घर में सूखा, उनकी खुशहाली। तो हम पैरेलल खड़े हो गए, तुलनात्मक खड़े हो गए हैं। तुलनात्मक नहीं खड़े होना है, हरदम निरपेक्ष खड़े होना है। अभी हम जितना भी हमारा सोचने का, देखने का जो नज़रिया है, ये सापेक्षवादी है, इसको निरपेक्ष करना है। तो ये आवर्तनशीलता जो है, प्रत्येक इकाई अपनी आवर्तनशीलता के में परंपरा के रूप में अक्षुण्ण है। असेंस के रूप में हर कोई भी परंपरा चलती है। तो ये सहजन का पेड़ आज सहजन का पेड़ नहीं रहेगा, 2-4-10 साल में मर जाएगा, लेकिन इसका जो असेंस है ये अपने बीज में छोड़ जाएगा। इस बीज विधि से ये सहजन मिलता रहेगा, मानव जाति को मिलता रहेगा, इस धरती में बना रहेगा। इस आवर्तनशीलता को समझना है। ये नियम समझ में आता है तो हम अपने जितने भी है ना, ऐसे ही हम लगातार गायों के साथ, जानवरों के साथ क्रॉस ब्रीड करा रहे हैं, है ना। सूअर का जेनेटिक उठा करके गाय में डाल रहे हैं, गाय का उठा करके भैंस में डाल रहे हैं, बकरी का उठा करके किसी में डाल रहे हैं। ये कितना ठीक है? ये कोई व्यवस्था को जन्म देगा या अव्यवस्था में भागीदारी करेगा?
अव्यवस्था में भागीदार करेगा। सुअर सुअर नहीं रहेगा, गाय गाय नहीं रहेगी, भैंस भैंस नहीं रहेगी, बकरी बकरी नहीं रहेगी। तो जो प्रकृति सहज व्यवस्था हमको मिली है उस व्यवस्था को समझना है, क्योंकि नेचर आवर्तनशील विधि से बना रहता है। यहाँ पर एक चीज हमें समझ में आई आज, अच्छा ये बात है कि हम कहते हैं ईश्वर की पूजा करते हैं, मंदिर में बड़ा पूजा पाठ होता है और स्वयं नेचर द्वारा बनाई गई चीजों पर हमारा अविश्वास होता है। भाई हम खुराफात करना यानी कि अविश्वास पैदा होना। बिल्कुल, कहीं है ना ये चीज, थोड़ा सा इसको समझाओ। तो अभी क्या है, अभी हमारा विश्वास नहीं बना है। जिसको हम कहते हैं कि विश्वास हो गया है, अभी विश्वास हुआ नहीं है। अभी हम आस्था विधि से चल रहे हैं। आस्था अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है जैसे, और आस्था का कोई लंबा परिणाम नहीं आता है, ये हरदम बदलती रहती हैं, मान्यताएं हरदम बदलती रहती हैं। जैसे एक समय कहते रहे कि पेड़ों में ईश्वर वास करता है और तमाम सारी चीज़ें हुई और पेड़ नहीं काटना है, ठीक है, ये तो बताया ही गया तमाम सारे लोग, और कुछ लोग पेड़ नहीं भी काटते रहे। उसके बावजूद भी हम पेड़ को कटने से रोक पाए क्या? क्यों? क्योंकि केवल आस्था ही थी। आस्था का कोई अपना आधार नहीं होता है। फाइनली इस नेचर में आस्था को विश्वास में कन्वर्ट होना है। जैसे, और वो कैसे होगा? जब उसमें ज्ञान, विज्ञान और विवेक तीनों लगता है। माने जो एक्चुअली यदि पेड़ की इंपॉर्टेंस हम बता पाते उसको तार्किक विधि से, जैसे कि एक पेड़ जो हम कहते रहे कि वट वृक्ष को तो कम से कम मत काटिए, जैसे पीपल, बरगद और ये सारी चीज़ें, एक तो इनकी आयु लंबी होती है, ये 2-2 साल, 3-3 साल, 400 साल तक चलते ही। दूसरा, चौड़े पत्ते वाले होते हैं, इनके जो पत्ते होते हैं चौड़े होते हैं। तीसरा, इनमें जो प्रोसेस होती है फोटोसिंथेसिस करने की, ये छोटे पेड़ों की तुलना में कई अधिक फोटोसिंथेसिस करते हैं, क्योंकि पत्ता भी चौड़ा होता है और घने भी होते हैं, तो तमाम चिड़िया चुनमुन को सहारा मिलता है। तो ऑक्सीजन देने की जो मात्रा है वो अन्य पेड़ पौधों की तुलना में अधिकाधिक है, ये कहते हैं ना, ये मानते हैं ना। तो यदि इस तार्किक विधि से हम बता पाते कि ये फोटोसिंथेसिस के माध्यम से फोटोसिंथेसिस ज़्यादा करेगा तो धरती के हवा के कार्बन को भी धरती में ज़्यादा भेजेगा। तो यदि हम इस तार्किक विधि से बता पाते, ये शिक्षा में ला पाते, ये बता पाते, तो शायद पेड़ उतने नहीं कटते जितने आज कट रहे हैं। हमारे पास तर्क होता कि नहीं, इसको नहीं काटना है, ये कम से कम हवा, ऑक्सीजन ज़्यादा देता है, इसमें तमाम चिड़िया चुनमुन का बसेरा होता है। तो आस्थाएं लंबा नहीं चलती हैं, विश्वास में कन्वर्ट होना है, विश्वास चल रहा है। अभी विश्वास हुआ नहीं है। आस्था की परिभाषा है बिना जाने मानना, विश्वास की परिभाषा है जानकर मानना। तो बिना जाने जो अभी मान रहे हैं, इसको मानकर, इसको जानकर मानना है, यहाँ तक पहुँचना है ना। ये प्रत्येक इकाई आवर्तनशीलता, ये समझ में आ गया। अगला है, दिखाई देती है क्या? जंगल में हाथी भी रहता है, बंदर भी रहता है, चींटी भी है, चुनमुन भी है, चिड़िया भी है, शेर भी है, खरगोश भी है, हिरन भी है और बहुत सारे जीव जंतु हैं। सबका पेट भरता है कि नहीं भरता है? समुद्र में व्हेल भी है, शार्क भी है, छोटी मछलियाँ भी हैं, कछुए भी हैं, ऑक्टोपस भी है, तमाम सारी चीज़ें। सबका पेट भरने की व्यवस्था है कि नहीं है? उधर कोई लाभ हानि दिखाई देता है क्या? और अभी हम और व्हेल कितना खाती है? कई टन खाती है। हाथी कितना खाता है? कुंटलों खाता है। और हम जो दिन भर में 1 किलो से ज़्यादा नहीं खा सकते, हमारी अभी पेट नहीं भर रहा है। हम जो दिन भर में 1 किलो से ज़्यादा नहीं खा सकते हैं, हमारा पेट नहीं भर रहा है, हम अभी और संग्रह कर रहे हैं। अब इतनी पीढ़ी के लिए संग्रह, अब इतनी पीढ़ी, बिल गेट्स के पास अमेरिका की आधी 1/3 संपत्ति से ज़्यादा, 1/4 संपत्ति से ज़्यादा तक है, अभी भी उसका पेट नहीं भर रहा है, हमारा नहीं भर रहा है। माने नेचर के अंदर जब हम देखने जाते हैं तो सबका पेट भर रहा है। चिड़िया भी खुश है, शेर भी खुश है, हाथी भी खुश है, उसका भी भोजन भर रहा है, हमारा भी पूरा नहीं पड़ रहा है। तो नेचर के अंदर कमी नहीं है, हमारी मानसिकता में कमी है। नेचर में उभय तृप्ति है, म्यूचुअल फुलफिलमेंट है, इसको समझना है। तो संग्रह विधि से चलेंगे। शेर संग्रह करता है क्या? चींटी संग्रह करती है क्या? जितनी व्यवस्था में चाहिए उतना व्यवस्था रखती है। अभी हम लगातार संग्रह कर रहे हैं, और जब अधिक संग्रह होता है तो भय आता है। चोरों का खतरा किसको ज़्यादा है? जब भयग्रस्त हैं तभी तो हमारे मन में तमाम सारे अभाव जन्मते हैं। तो नेचर में उभय तृप्ति है, इस नियम को समझना है। नेचर में कोई
लाभ हानि नहीं है, लाभ हरदम किसी न किसी की हानि पे ही निर्भर करता है। एक और नियम है, प्रकृति कम लेकर ज़्यादा देने के रूप में शाश्वत है ना। जैसे हमने कल परसों में चर्चा की ही है कि नेचर कम लेती है ज़्यादा देती है। भाई जी ने बताया भी था कि उन्होंने एक पेड़ का अध्ययन किया, सरसों के पेड़ का, और एक पेड़ में 62 हज़ार कुछ दाने सरसों के थे। बोया एक ही जाता है। गेहूं की हम एक दाने बोते हैं, बाली से 50-100 बीज निकलते हैं। एक बकरी रखते हैं, हर साल 2, 4, 6 हो जाती हैं। एक गाय रखते हैं, बढ़ता है। तो नेचर बढ़ते हुए धन के साथ है, नेचर बढ़ते हुए धन के साथ है, ये हरदम है ही। हमारा विश्वास नहीं बनता है और वर्तमान नीतियाँ अभी सपोर्ट नहीं करती हैं, उस वजह से हमें उसका ठीक से मूल्यांकन भी नहीं होता है। तो नेचर हरदम ज़्यादा देने के रूप में शाश्वत है ही। आप गाय को जितना खिलाइए, दिन भर में कितना खाती होगी, 5, 6, 7, 8 किलो खाती होगी। गोबर कितना देगी, 20 किलो तो गोबर देगी। दूध और गोमूत्र 2-4 लीटर अलग से देगी। मतलब आप जितना खिलाएंगे उसका जस्ट 2 गुना आपको देगी। ऐसी कोई मशीन है दुनिया में? कोई आर्टिफिशियल मशीन बनाइए जिसमें डालिए 1 किलो और निकले 2 किलो। मुर्गी क्या खाती है? कंकड़, पत्थर, कीड़े मकोड़े, दाना, चुन क्या देती है? शुद्ध 60 ग्राम का कैल्शियम देती है। कोई भी मशीन दिखाइए जिसमें कंकड़ पत्थर और थोड़ी से कीड़े मकोड़े डाल के देखिए और कैल्शियम निकल के आए। कितनी बढ़िया गिफ्टेड मशीनें मिली हैं। ये है ना कमाल नेचर के अंदर कि कम लेती है, माने कोई दूसरी चीज़ ली ऐसी और उसको बेहतरीन किसी क्वालिटी चीज़ में बदल करके दिया आपको, ज़्यादा दिया आपको। ये नेचर कर रहा है ना। आप कोई मशीन बना के दिखाइए जिसमें उतना डालिए और उससे 1.5 गुना निकल आए, 2 गुना निकल आए, कम ही निकलेगा। चक्की में आटा पिसाने ले जाइए 1 किलो तो 800 ग्राम लेके आएंगे, 100 ग्राम 150 ग्राम वो जल जाएगा, कट जाएगा। ठीक है ना। तो नेचर हरदम कम लेकर के ज़्यादा देने के रूप में शाश्वत है। इस नियम पे विश्वास करना है और नियम के विश्वास करने से हमारे अंदर के भय समाप्त होते हैं। यदि इस नियम पे विश्वास होता है तो बाकी की चीज़ें भी हम सोचना शुरू करते हैं ना। अभी तो ये सोचना ही शुरू नहीं करते हैं। यदि इस नियम पे विश्वास होगा तो ये समझ में आएगा कि यार नेचर में कोई कमी नहीं है। क्या इस मानवीय व्यवस्था में कोई कमी है? नेचर के अंदर तो कोई कमी नहीं है। तो क्या हमने जो जाने अनजाने ये व्यवस्थाएं बनाई है इसमें कोई कमी है? तो देखने जाते हैं हाँ कमी है, तो उसको ठीक करने जाते हैं। अभी ठीक किसको करते रहते हैं? ये वाला बीज बदल दूं, वो वाला बीज बदल दूं, ये वाली खाद डाल दूं, वो वाला खाद डाल दूं, 15 दिन पहले बो दूं, 15 दिन बाद में बो दूं, ये टेक्निक कर दूं, ये 3G टेक्निक लगा दूं, ऊपर से काट दूं, ज़्यादा ब्रांचेस आएगी। काम जहाँ करना है वहाँ काम नहीं करते हैं और जहाँ नहीं करना है वहाँ काम करते रहते हैं। यही तो हो रहा है। तो इस नियम पे विश्वास होगा तो समझ में आएगा कि हमने जो मानवकृत व्यवस्थाएं बनाई हैं वो कितनी ठीक है। तो आज की वर्तमान व्यवस्था में मार्केटिंग ठीक नहीं है, क्योंकि मार्केटिंग का, आज की व्यवस्था में मार्केटिंग का एक ही उद्देश्य है कि कम से कम में लेना और ज़्यादा से ज़्यादा में बेचना। तो आप जब बेचने जा रहे हैं, अपना माल देने जा रहे हैं, तो कम से कम में ही खरीदेगा। अब वही आपको तमाम ताम झाम करके, पैकेजिंग करके, प्रोसेस करके आपको ज़्यादा से ज़्यादा दाम में देगा। तो उस व्यवस्था में कमी है। तो आज अपनी तरीके की मार्केटिंग बनाने की आवश्यकता है ना। जैसा थोड़ा सा प्रयोग हम लोग करते हैं, हमारे अपने कुछ फिक्स ग्राहक हैं जो शहरों में या कहीं भी है, परिवार है, उनसे एक बार डिटेल आ जाती है कि उनको महीने में या क्या चाहिए। हमने अपना उतना बनाया और उनको भेज दिया, तो हम बाहर की मार्केटिंग से भी बचे और उनको भी सीधा शुद्ध मिल गया। वो जो आटा खरीदेंगे मार्केट से 40 रुपये किलो में, आशीर्वाद या जिसका खरीदेंगे, वही हम उनको 38 रुपये किलो दे देंगे, तो 2 रुपये किलो उनका बचा। और हमारा गेहूं तो 25 जाना था, अगर देखेंगे तो हमारे में कितना बढ़ गया? 10 रुपये हमको भी एक्स्ट्रा मिल गया, तमाम ताम झाम बचे। तो आज डायरेक्ट मार्केटिंग या आप सीधे उपभोक्ता तक पहुंचिए या कोई और विधि निकालिए, जो भी निकालना है, तमाम सारी चीज़ें निकलेंगी। उसको भी देखने की आवश्यकता है कि हमारी जहाँ फसावट है उसको क्रॉस करके निकल जाए। लेकिन ये इसमें कोई कमी नहीं है। हम अभी काम करते रहते हैं इसमें कि ये वाला बीज बदल दूँ, ये वाला हाइब्रिड ला दूँ, इस बार वो बोनिटी गेहूँ बो दूँ, तमाम सारी चीज़ें। तो यहाँ पे कोई कमी नहीं है। जहाँ काम करना है वहाँ ध्यान जाएगा। अगला है प्राकृतिक वैभव का मूल्य अमूल्य है, उत्पादन में सत्वाधिकार है। माने प्रकृति की कोई भी वस्तु है, इसका कोई मूल्य हो सकता है क्या? पानी का क्या मूल्य होगा? पानी का क्या मूल्य होगा? अभी जो कीमत हम लगाते हैं ये तो वैसे भी आपको लूटने वाली है, ये तो कीमत है। मूल्य की चर्चा हमने की थी कि व्यवस्था में भागीदारी ही मूल्य है। तो पानी का मूल्य प्यास बुझाना,
माने वो सबकी, वो एक उस टर्म में बात नहीं कर रहे, हम इस टर्म में बात करें कि पानी का अभी जो हम मूल्य लगाते हैं, उन्हें कहा गेहूँ 20 रुपये किलो देना हो, इसका कोई मूल्य हो सकता है? वो कल भी पोषण देता था, आज भी पोषण देता है, कल भी प्यास बुझाता था, आज भी बुझाता है। तो ये सारी चीज़ें अमूल्य हैं, इसका कोई मूल्य नहीं हो सकता है वर्तमान कीमत में। उत्पादन में सभी का अधिकार है। जो प्राकृतिक प्रकृति प्रदत्त वस्तु है, इसमें उत्पादन में सबका अधिकार है। मानिए यदि नेचर में पानी है तो उसमें अधिकार सभी का है। अभी हम सारी चीज़ें व्यक्तिवादी कर रहे हैं, अभी हम सारी चीज़ें व्यक्तिवादी कर रहे हैं, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा। तो प्राकृतिक वैभव का कोई मूल्य नहीं है, उत्पादन में सबका अधिकार। और मूल्य लगाने के, कीमत लगाने के अधिकारी कब होते हैं? जब हम सही मायनों में उत्पादन करते हैं। कल हमने संपादन और उत्पादन को समझा था, तो अभी तो चीज़ें संपादन है, संपादित वस्तु में मेरा क्या अधिकार है? जब मैं वस्तु के उत्पादन में भागीदारी करता हूँ, माने उसकी उपयोगिता और कला मूल्य को बढ़ाता हूँ, तब मैं सही मायनों में उसका अधिकारी हूँ। तो आप चना उगाने में चना उगा करके आप रेट लगा लेंगे, ऐसा संभव नहीं है। ना आपके द्वारा, ना आप उस व्यवस्था में जाएंगे तो आप लगा पाएंगे कि नहीं मैं जितना। जब उस चने से आप बेसन बना देंगे, सत्तू बना देंगे, तब आप अधिकारी हुए। आप ही बताते हैं ना, सत्तू भैया ये है ना 60 रुपये का 400 ग्राम है, आधा किलो है। जब जो बनाता है वो बताता है ना। तो सही मायनों में उत्पादन की तरफ जाना है, तब आप उसकी कीमत लगाने के अधिकारी हो पाएंगे। खेती गांव एवं समाज का विषय है, व्यक्तिगत नहीं। खेती हरदम सामूहिक काम है। हमारे यहाँ एक कहावत है कि खेती और संग्राम जने मने का काम। इसमें जब से व्यक्तिवाद आया है, माने जब से संयुक्त परिवार टूटे हैं, तब से लगातार खेती टूटी है। जो खुशहाली खेती में कभी थी, आज केवल चेहरे निराश दिखाई देते हैं कि इतना काम है, इतना काम है। खुशहाली नहीं है कोई। अब खेती कर इसलिए रहे हैं क्योंकि उनको कुछ आता नहीं है इसके सिवा। अभी तो वही लोग कर रहे हैं कि खेती घर में पहले से है और कुछ हम कुछ कर नहीं सकते हैं क्योंकि ऐसी चीज़ें नहीं हैं, तो हम इसलिए कर रहे हैं। इसलिए कोई नहीं कर रहा है कि अपनी खुशी से खेती करे। क्यों? क्योंकि खेती में व्यक्तिवाद है भी नहीं, हो भी नहीं सकता है, और हम व्यक्तिवादी तरीके से खेती करना चाहते हैं। तो खेती पूरे गांव समाज का विषय है, इसमें व्यक्तिवाद नहीं है। अगला नियम है स्वायत्तता, यानी आत्मनिर्भरता ही समझदारी का प्रमाण है। हमने कल आत्मनिर्भर किसान के 5 लक्षण भी समझे थे। क्या समझे थे? कि अपनी खाद, अपना बीज, अपना पानी, अपनी ऊर्जा और अपना विचार, ये 5 चीज़ें यदि हैं तब हम कह पाएंगे कि ये समझदार किसान है। और 5 चीज़ों पे अभी हमारी निर्भरता है दूसरों पर, और दूसरों पर निर्भर हुए तो क्या हुए? कल रात को चर्चा हुई, मेरे सुख के लिए कोई दूसरा जिम्मेदार है तो मैं कहाँ खड़ा हूँ? अभी कहने की आवश्यकता नहीं है। मेरे सुख के लिए, मेरी खेती के लिए मैं दूसरों पर निर्भर हूँ, तो कहाँ खड़े हुए? पशु चेतना में खड़े हुए। किसको अच्छा लगता है कि वो जीव चेतना में बना रहे? अभी कोई कुत्ता कह देता तो कितना बुरा लगता है ठीक है ना। तो आत्मनिर्भरता माने खेती में जितनी भी चीज़ें चाहिए, अपने परिवार में जितनी भी चीज़ें चाहिए, उसके लिए हमारे पास जो भी खेत, जो भी ज़मीन उपलब्ध है, उससे ज़्यादा आए। हम ऐसा नहीं कह रहे हैं कि सारी चीज़ें, अपना नमक तो ग्रो नहीं कर सकते हैं ना, या बहुत सारी चीज़ें नहीं ग्रो कर सकते हैं, लेकिन उस क्षेत्र में, जिस एग्रो क्लाइमेटिक जोन में आप हैं, उस क्षेत्र में जितनी भी ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें हो सकती हैं, कम से कम उनको तो ग्रो करना है। यहाँ पे ये बात कही जा रही है, ऐसा हम नहीं कह रहे हैं कि बिल्कुल बाज़ार से नाटा टूट जाएगा, ऐसा संभव है भी नहीं और ऐसा संभव जल्दी होता भी नहीं है, लेकिन हम अपनी निर्भरता को कम कर देते हैं। अभी यदि हम 100 चीज़ें बाज़ार से ला रहे हैं और हमने खेती करनी शुरू की, तो हम फिर 75 चीज़ें लाएंगे, 25 चीज़ें हमारी हो गई। धीरे धीरे उस क्रम को पहचानते जाएंगे, और जितनी ज़्यादा से ज़्यादा अपने खेत में, अपने पास में, अपने पड़ोसियों के पास हो सकती है, एक्सचेंज विधि से करेंगे। शेष जो चीज़ें लानी है उसके लिए हम जाएंगे ही, लेकिन उसकी भी व्यवस्था, उसके कैश की व्यवस्था भी हमारे खेत से, हमारी चीज़ों से होगी। तो ये 10 नियम हैं, ये 10 प्राकृतिक, सामाजिक, बौद्धिक नियम है ना। यदि प्राकृतिक नियम को समझना होगी, प्राकृतिक नियम किसको कहें? ये तो नियम हो गए, 10 नियम हो गए। प्राकृतिक नियम क्या है? तो ऋतु संतुलन को बनाए रखने के लिए, ऋतु संतुलन को बनाए रखने के लिए भूमि में उपस्थित आवश्यकीय मात्रा में खनिज एवं वन संपदा को बनाए रखते हुए उसका उपयोग करना, और साथ ही इसकी उत्पादन प्रक्रिया में विघ्न न डालना, माने उसको खराब न करना, इसका नाम प्राकृतिक नियम है। सारा प्राकृतिक नियम किसके लिए है? ऋतु संतुलन को बनाए रखने के लिए।
अभी जो गड़बड़ हुआ है, क्या हुआ है, ऋतुएं ही तो गड़बड़ हो गई हैं। अब पता नहीं चलता है कि कब ऐसी हवा चलने लगे जिससे पानी उड़ने लगे, है ना। जब वो हवा चलनी है तब वो नहीं चलती है, कब पुरवाई चलनी है तब वो नहीं चलती है ना। कहो अभी सर्दी में कभी कभी गर्मी जैसा मौसम का एहसास होने लगे, गर्मी में सर्दी जैसा होने लगे, बारिश बेमौसम आ जाए, जब नहीं होना है तब होने लगे, तो क्या हुआ है, ऋतु असंतुलन हुआ है। इस क्लाइमेट क्योस का, ग्लोबल वार्मिंग का एक ही अर्थ है, ऋतु असंतुलन। इस ऋतु संतुलन को बनाए रखने के लिए हमारे धरती में, वनस्पति भूमि में जितनी भी वनस्पति माने जितनी भी वन संपदा है और जितना भी खनिज संसार है, इसको एक निश्चित मात्रा में बनाए रखते ही इसका उपयोग कर सकते हैं। और इसकी उत्पादन प्रक्रिया माने ये जो साइक्लिसिटी इसकी बनी रहती है, इसमें बाधा नहीं डालना है। इसका नाम प्राकृतिक नियम है। और अभी हम दोनों ही चीज़ें फॉलो नहीं कर रहे हैं। हम किसी चीज़ से कोई मैटर, कोई खनिज निकाल रहे हैं तो इतना निकाल ले रहे हैं कि असंतुलन की ओर। जैसे नदियों के साथ हम क्या कर रहे हैं, हमें बालू चाहिए घर बनाने के लिए, ठीक है, और नदियाँ अपने साथ बालू लाती भी हैं, लेकिन नदी जिस स्तर का, जिस मानक का बालू लाती है हर साल, उस मानक, उस स्तर से हम कितने गुना हर साल ज़्यादा निकालते हैं। इतने गुना ज़्यादा निकालते हैं कि नदी का स्वास्थ्य प्रभाव तंत्र ही खराब कर दिए हैं हम, बदल देते हैं, ठीक है। जितना जंगल, जितना पेड़ होना चाहिए इतने काट डालते हैं अपनी लकड़ी के लिए कि उतना ख़त्म होता जा रहा है, जबकि लकड़ी का एकमात्र माध्यम पेड़ है। तो हम क्या करेंगे, यदि हमें लकड़ी की आवश्यकता है, फर्नीचर के लिए आवश्यकता है, घर के लिए आवश्यकता है, तो हम जितने पेड़ काटते हैं उसके अनुपात में उतने पेड़ों को लगाएं। उसके हर पेड़ बीज विधि से है, बीजानुषंगी, उसके बीज को लगाएं, जो कलम से लगता है उसको कलम से लगाएं। तो जितने हम काट रहे हैं उसके अनुपात में लगाते रहें, तो लकड़ी भी मानव जाति को हमेशा मिलती रहेगी और पेड़ भी हमेशा बने रहेंगे। इस व्यवस्था को पहचानना प्राकृतिक नियम है। नदी हर साल अपने साथ बालू लाती है, तो जिस स्तर का लाती है, जितनी मात्रा में लाती है उतनी मात्रा में निकाल लें, नदी का प्रवाह तंत्र भी बना रहेगा, हमको बालू भी मिलती रहेगी, ठीक है ना। तो ये प्राकृतिक नियम का आशय है कि ऋतु संतुलन को बनाए रखते हुए भूमि में उपस्थित, धरती में उपस्थित वन संपदा और खनिज संपदा को निश्चित मात्रा में बनाए रखते उसका उपयोग करें, उपयोग करना और उसकी उत्पादन प्रक्रिया में विघ्न न डालना प्राकृतिक नियम है। यही प्राकृतिक नियम का आशय है। अब इस नियम को नहीं समझते हैं, मान लीजिए ऊपर बैठे लोग नहीं समझते हैं, सरकारें नहीं समझती हैं, सत्ताएं नहीं समझती, इंस्टीट्यूशन नहीं समझते, उसी का फल परिणाम पूरी मानव जाति भोग रही है। आपने पेड़ काटे हों या ना काटे हों, लेकिन जब भी दिक्कत होती है, हवाएं चलती हैं, बेमौसम बारिश होती है, तो प्रभावित आप भी होते हैं। जिस दिन आप खेती सीधे करते हो ना करते हो, जिस साल अकाल पड़ता है उस साल चीज़ें महंगी होती हैं और उस महंगाई की मार आपको भी भोगनी पड़ती है। खाना जब नहीं पहुंचता है तो उसकी पीड़ा आपको भी होती है। तो हम सब मानव हैं, हम सब एक दूसरे के साथ हैं, क्योंकि सह अस्तित्व में है तो साथ साथ जीना और साथ साथ रहना। तो यदि मैं दुखी हूँ, यदि सामने वाला दुखी है तो मैं सुखी हो जाऊंगा, ऐसा होता नहीं है। तो इन नियमों को समझने से हम खेती के अंदर, हम जो भी अपनी ज़िंदगी में कर रहे हैं, संतुलित होने की ओर बढ़ जाते हैं। अभी ये नियम पहचान में नहीं आए, इसीलिए तो ये गड़बड़ियाँ हुई हैं। तो ये 10 नियम है ना। इसमें हम इस वाले भाग को खोल रहे हैं, ये प्रकृति अपने एक निश्चित अनुपात में है, ठीक है ना। कल थोड़ी सी चर्चा हमने की थी, तो प्रकृति में 4 ही अवस्थाएं हैं, पदार्थ अवस्था, प्राणावस्था, जीवावस्था और ज्ञानावस्था। और पूरी शिक्षा का एकमात्र लक्ष्य ये है कि हर मानव, हर मनुष्य, क्योंकि सोचने समझने की क्षमता केवल मनुष्य में है, हम सभी इकाइयों के रूप गुण स्वभाव धर्म का अध्ययन कर पाएँ। यदि सभी इकाइयों के रूप गुण स्वभाव धर्म का अध्ययन कर पाए, तब उसके साथ हमारा व्यवहार कोई निश्चित होगा। जैसे उदाहरण के रूप में हम लोहे का अध्ययन किए, है ना, मानव जाति लोहे का अध्ययन किए, तो लोहा जितनी डिग्री सेल्सियस पे गलता है उतने ही डिग्री सेल्सियस पे गलता है, उससे कम में तो नहीं गलता है। वही अमेरिका में भी गलेगा, वही यूरोप में भी गलेगा, वही धरती के इसमें भी गलेगा, किसी भूभाग में। तो ये हम उसके निश्चित आचरण को पहचान पाए कि नहीं पहचान पाए, कि जब इतनी डिग्री सेंटीग्रेड या इतना ताप होगा तभी ये गलेगा, और तभी इसको कोई आकृति बदलनी है तो उस पर फोर्स करके उसको बदला जा सकता है। आप कच्चा लोहा ऐसे लग करके देखिए और मारते रहिए, होगा। तो हम हर चीज़ का अध्ययन कर पाए, तब उसके साथ अपना व्यवहार निश्चित कर पाए। अभी हम क्या कर रहे हैं, व्यवहार ही निश्चित नहीं कर पा रहे हैं। और किसके साथ नहीं कर पा रहे हैं, इसके साथ नहीं कर पा रहे हैं।
ये तो अपने निश्चित नियम नियंत्रण संतुलन से हैं तीनों चीज़ें, इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है, ये स्वतः बने रहते हैं। अभी इसके साथ व्यवहार निश्चित नहीं कर पाए, हमारा एक दूसरे के साथ विश्वास कहाँ बनता है, कभी बन गया तो ठीक, नहीं बना तो ठीक, परिवार में नहीं बनता है, समाज में नहीं बनता है। तो 4 अवस्थाएं हैं, हर अवस्था का अपना रूप गुण स्वभाव धर्म, हर इकाई का रूप गुण स्वभाव धर्म होता है, हर अवस्था का भी। अवस्था से हम समझ लेते हैं मोटा मोटा पदार्थ अवस्था। पदार्थ अवस्था माने जिसके पद बदलने से उसका अर्थ बदल जाए, पदार्थ, पद भेद से अर्थ भेद हो जाए, पदार्थ, ठीक है, ये पदार्थ अवस्था है। जैसे मिट्टी जब तक सब्जी के साथ करके देते हैं तो वो तड़का लगा देती है, स्वाद बढ़ा देती है, तो क्या है, इकाई का परस्परता में गुण, सम और विषम। जैसे जैसे सिद्धि भाई इनसे मिलें तो इनके साथ जो परस्परता में जो आएंगे वो उसका गुण है। आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो इंजीनियरिंग आपका गुण है ना, फिर आपको इंजीनियरिंग समझ में नहीं आई, आपने कुछ और काम कर दिया, पेंटर बन गए, तो आपका पेंटिंग गुण है। तो इकाई का परस्परता में प्रभाव ही गुण है, और परस्पर होंगे तो कोई चीज़ सम होगी, कोई विषम होगी, माने कुछ रचनात्मक कार्य होगा या कुछ विरचनात्मक कार्य भी होगा। और एक तो या तो सम गुण होता है या विषम गुण होता है, और मध्यस्थ, ये मध्यस्थ केवल मनुष्य में काम करता है। मध्यस्थ माने उसको दोनों को बनाए रखना की जो बीच की क्रिया है ना, जिसको कहते हैं, जैसे शरीर ये जन्मा, एक रचनात्मक कार्य हो गया, मरा तो विरचनात्मक कार्य हो गया, इसके बीच की जो अवधि है, ये जो बने रहने की अवधि है, ये लंबी होती है, इसको कहते हैं मध्यस्थ। हर इकाई के साथ ऐसे देखने को मिलता है कि नहीं मिलता। तो सम विषम मध्यस्थ ये गुण होता है। स्वभाव, पदार्थ का स्वभाव क्या है, संगठन और विघटन। जैसे उदाहरण के लिए हमने पानी लिया, तो पानी किससे बना है, H2O माने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिले तो क्या बना, एक निश्चित अनुपात में मिले, क्या बना, पानी। तो क्या हुआ, संगठन हुआ। और टूट जाएंगे तो फिर हाइड्रोजन अलग हो जाएगा, फिर पानी अलग हो, फिर ऑक्सीजन अलग हो जाएगा, तो विघटन। तो पदार्थ में का जो स्वभाव है, इसमें संगठन और विघटन चलता रहता है। सूरज के अंदर भी देखें तो हाइड्रोजन टूट करके हीलियम, हीलियम टूट करके हाइड्रोजन, ये बनता ही रहता है। तो संगठन और विघटन के क्रम में इसका पदार्थ अवस्था जो है जितनी भी है, इसका स्वभाव इसमें देखने को नजर आता है। प्राणावस्था का स्वभाव है सारक और मारक। सारक माने वो कोशिकाएं, जैसे आप कद्दू खाते हैं, कद्दू खाते हैं, लौकी, पनीर, दूध, धतूरा, धतूरा खाते हैं क्या, नहीं खाते हैं। क्यों नहीं खाते हैं, क्योंकि मारक है। तो ऐसी प्राणकोशाएं जो शरीर को पुष्ट करती हैं, माने जो पुष्टि करती हैं, पुष्ट करती हैं, उसको कहते हैं सारक। और ऐसी प्राणकोशाएं जो दूसरी प्राणकोशाओं को नष्ट करती हैं, उसको कहते हैं मारक। तो जितना भी वनस्पति जगत आपको देखने को मिलेगा, सारक और मारक में देखने को मिलेगा इसका स्वभाव। और इसके अध्ययन के लिए ना कई पीढ़ियां लगी होंगी। किसी ने पहली बार आम चखा होगा, किसी ने धतूरा भी चख लिया होगा, किसी ने तमाम सारी चीज़ें चख ली होंगी, कुछ मरे होंगे, कुछ नहीं मरे, तभी तो ये अध्ययन कर पाए। तो जितना भी वनस्पति संसार दिखेगा आपको सारक और मारक के उसमें दिखेगा। तो हमें खेती में किस प्रकार की चीज़ें यूज़ करनी है, आप देख लीजिए। सारक यूज़ करते हैं कि मारक यूज़ करते हैं, मारक भी यूज़ करते हैं, लेकिन कितनी मात्रा में, उसी को जड़ी बूटी पहचानते हैं। जिसको जड़ी बूटी कहते हैं वो ज़्यादातर मारक स्वभाव में आती है। जैसे नीम है, ये मारक स्वभाव में है। जब डीवॉर्मिंग करनी होती है ना पशुओं की, तो नीम खिलाते हैं। जब अपने कहीं कुछ तमाम सारी चीज़ें हो जाती हैं तो नीम की पत्ती, और ब्लड को साफ़ करना होता है, करते कि यूज़ नहीं करते। तो सारक और मारक के उसमें देखने को मिलता है। जीव जगत क्रूर और अक्रूर, क्रूर से मीन्स मांसाहारी और अक्रूर मीन्स शाकाहारी, ऐसे इसको कैटेगराइज कर सकते हैं। तो 2 प्रकार के जीव जंतु मिलते हैं, या तो शाकाहारी मिलेंगे या तो मांसाहारी मिलेंगे, है ना। तो हमें खेती में किसके साथ काम है आप तय कर लीजिए। अक्रूर के साथ काम है, गाय, भैंस, बकरी, तमाम सारी चीज़ें। और मनुष्य का स्वभाव क्या है, धीरता, वीरता, उदारता, दया, कृपा करना। कल हमने अच्छे से चर्चा कर ली उसकी, ठीक है। इसका धर्म क्या है पदार्थ अवस्था का, इसका धर्म है अस्तित्व, ये हरदम बना रहता है। इसका एग्जिस्टेंस आप मिटा नहीं सकते, ये अविनाशी है।
इसका विनाश नहीं किया जा सकता है। परमाणु से नीचे क्या तोड़ पाएंगे? किसी भी व्यवस्था को तोड़ते जाएंगे तो परमाणु से नीचे क्या तोड़ेंगे? ये मार्कर जैसा है, मैं इसको तोड़ दूं, काट दूं, चलो परमाणु तक न जाए, फेंक दूं, मान लीजिए अभी किसी व्यवस्था में काम आ रहा है, तो क्या रहेगा? ये व्यवस्था रूप में नहीं रहेगा, लेकिन कहीं डस्टबिन में पड़ा होगा, डस्टबिन से कहीं बड़े डंप में चला जाएगा, पड़ा होगा। तो व्यवस्था रूप में नहीं रहेगा, लेकिन अस्तित्व में रहेगा। तो ये पदार्थ जो है ये अविनाशी है, अस्तित्व इसका धर्म है। प्राणावस्था का धर्म है अस्तित्व धन पुष्टि, ये पुष्टि करता है। एक से अधिक एक प्राणकोशा बनी, उसमें कोई स्पंदन शुरू हुआ, माने सांस लेना संकुचन शुरू हुआ, अपनी जैसी दूसरी प्राणावस्था की रचना करता है। ये हुआ ना, एक कोश की से द्वि कोश की, फिर बहु कोश की। तीसरा जीवावस्था, इसका धर्म है जीने की आशा, अस्तित्व धन पुष्टि धन जीने की आशा। माने जितना भी जीव जगत आपको दिखाई देगा वो केवल जीना चाहता है। उसको भूख लगी हो खाना मिल जाए, प्यास लगी हो पानी मिल जाए, उसको कोई मतलब नहीं है। बारिश हो रही हो छाँव मिल जाए, उसको कोई मतलब नहीं है कि हमें ऐशो आराम मिले, हमें सुख मिले। जीने की आशा के साथ है। मनुष्य जहाँ भी मिलेगा कैसा मिलेगा? सुख सहज जीने की आशा के साथ मिलेगा। इसका अकेले जीने में काम चलता ही नहीं है, है ना। जैसे आपको कहा जाए कि बढ़िया घर में बैठिए, आपको कुछ नहीं करना, खाना पीना सब मिलेगा, सारी सुख सुविधाएं मिलेंगी, कितने दिन एक कमरे में बंद रहोगे? कुछ समय बाद जीव जाएगी। 2-4 दिन तो चल जाएगा प्रभाव में, फिर ये लगेगा कि यार मैं खा रहा हूँ, मैं कर कुछ नहीं रहा हूँ, मेरी उम्र भी हो गई है। लगता है कि नहीं लगता है? उसके पीछे क्या आशा है? सम्मान सहित जीना चाहता, सुख सहित जीना चाहता। होता है कि नहीं होता है? या आपको कोई शादी में बुलाए, किसी आयोजन में बुलाए, 2-4 थप्पड़ भी मारे और खाना भी रख दे प्लेट में, तो खाएंगे क्या? बढ़िया तले हुए काजू मक्खन और सब मखाना रख दे और गरियाता जाए, बेइज्जती करता जाए, तो कितना अच्छा लगेगा खाने में। क्या है गुरुदेव, आपको अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा ना। तो मनुष्य कैसे जीना चाहता है? सुख सहित। तो मनुष्य का धर्म क्या हुआ? मनुष्य सुख धर्मी है। एक ही धर्म है पूरी और आप ऐसा जीना चाहते हैं कि सारे लोग ऐसे जीना चाहते हैं? सारे लोग, पूरे धरती के लोग ऐसे जीना चाहते हैं, क्योंकि मनुष्य तो हैं। तो पूरी मानव जाति का धर्म है सुख सहित जीने की आशा, माने सुख धर्मी है। अब इसकी आनुवंशिकी देख लेते हैं। पदार्थ की आनुवंशिकी क्या है? पदार्थ परिणाम अनुसंगी है, माने परिणाम के साथ हरदम मिलेगा। जैसे ये ईंट है, इसके ईंट से मिट्टी है, मिट्टी से ईंट बना दीजिए, पका दीजिए, तो वहाँ से ईंट मिट्टी निकल गई, लेकिन कहीं ईंट के रूप में होगी, वो टूट जाएगी, फिर डस्ट बन जाएगी, कहीं होगी। तो परिणाम के आधार पर ये बनी रहती है। प्राणावस्था बीजानुषंगी है, ये बीज विधि से साइक्लिक रहता है। हम पदार्थ प्राण के साथ, वनस्पतियों के साथ चाहे जैसा प्रयोग कर लें उसके साथ, लेकिन यदि उसके बीज को डिस्टर्ब ना करें केवल, तो वो वस्तु हमें वैसी की वैसी मिलती रहेगी। हमारे परंपरागत अनाज बने रहेंगे, हमारे मिलेट्स हमको मिलते रहेंगे, हमारी चीज़ें हमको मिलती रहेंगी। अभी हम क्या कर रहे हैं? उसके डीएनए के साथ, उसके आरएनए के साथ, उसकी अंदर की व्यवस्था के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। तो ना हमारे अनाज रह गए हैं, ना मूली में मूली का स्वाद रह गया है, ना गाजर में गाजर का स्वाद रह गया है ना। अभी बहुत सारे लोग घर में कहते पाए जाते हैं, बूढ़े बुजुर्ग ज़्यादा कहते पाए जाते हैं कि पहले की सब्जी में जो स्वाद था आज नहीं है। तो उसका टेस्ट भी प्रभावित होता है, उसका कलर भी प्रभावित होता है, उसकी व्यवस्था भी प्रभावित होती है। हम अभी कहाँ खड़े हैं? जीएमओ की तरफ बढ़ रहे हैं, टर्मिनेटेड चीज की तरफ बढ़ रहे हैं। तो इस व्यवस्था को समझना कि प्राणावस्था हरदम बीजानुषंगी है, इस बीजों को बचाना अब हमारा काम है। जीवावस्था वंशानुषंगी है, हम इसके डीएनए, इसके आरएनए के साथ खिलवाड़ ना करें। अभी हम क्या कर रहे हैं? साहिवाल का क्रॉस गिर के साथ, गिर का क्रॉस गंगा तीरी के साथ, गंगा तीरी का क्रॉस केनकथा के साथ, है ना। अभी तो ये गाय में, अभी तो उसने कहा कि वो शेर का क्रॉस इसके साथ, सूअर का क्रॉस इसके साथ, ये कर रहे हैं। ये कहाँ पहुँचेंगे हम कहाँ पहुँचेंगे? तो जो जीवावस्था है ये वंश विधि से साइक्लिक स्थिति में रहता है। यदि आप उसके डीएनए आरएनए के साथ, उसके जेनेटिक्स के साथ खिलवाड़ मत कीजिए, आपको नेटिव गाय हरदम मिलती रहेंगी। सिलेक्शन कर लीजिए कि यदि दूध आपको कम देने वाली दूध चाहिए तो कम देने वाली गाय ले आइए, ज़्यादा दूध देने वाली गाय चाहिए तो ज़्यादा दूध देने वाली गाय ले आइए।
आपको मजबूत बछड़े बछिया वाली गाय चाहिए तो वो वाली ले आइए। सिलेक्शन में मानव जाति का अधिकार है, उसकी मानवीय व्यवस्था में, किसी भी इकाई की मानवीय व्यवस्था में हमारा कोई अधिकार नहीं कि हम उसको डिस्टर्ब करें। और आज हम जाने अनजाने यही कर रहे हैं। सारा जेनेटिक्स साइंस आज किसके काम आ रहा है? इस जेनेटिक्स को बिगाड़ करके इस जेनेटिक्स के साथ मिलाने में। हमारी दिशा क्या होगी? है ना, वो कहते हैं कि फ्लैक्सीड में वो ओमेगा 3 होता है, वो मछली में भी किसी में अब दोनों को मिला रहे हैं। क्या मतलब है यार? फ्लैक्सीड अलग बोलो, मछली अलग खा लो। जो लोग मछली पसंद करते हैं वो मछली खा लें, जो फ्लैक्सीड पसंद करते हैं वो फ्लैक्सीड खा लें। हम लोग जब गए थे निराश्रित गौवंश वाले पर जब कानून बना था, तो एक एडिशनल डायरेक्टर पशुपालन विभाग के, तो उन्होंने एक प्रस्ताव दिया जब उनको बोलने का कि एम्ब्रॉयडरी इनका जो पूरी भ्रूण है, भ्रूण को ही ट्रांसप्लांट कर दिया जाए, यानी बछड़े पैदा ना हो। और जब बछड़े पैदा नहीं होंगे तो फिर काहे के लिए छोड़ेगा आदमी? गाय तो जल्दी छोड़ता नहीं, बछड़ों को ज्यादातर छोड़ा जाता है। तो पूरी न्याय, संतुलन और आवर्तनशीलता। ठीक है। न्याय की आवश्यकता किसको है? सबको है। सबको माने हम जिनके साथ भी जीते हैं तो न्यायपूर्वक जीते हैं। तो न्याय कहाँ प्रमाणित होता है? संबंधों में। हर मनुष्य का एक दूसरे के साथ कोई संबंध है ही। सारी की सारी जद्दोजहद ना न्यायपूर्वक जी पाने की है। अन्याय किसी को स्वीकार होता नहीं है। यही न्याय जब हम शेष प्रकृति के साथ जीने जाते हैं, माने यहाँ केवल ज्ञान अवस्था है, शेष प्रकृति के साथ माने पदार्थ, प्राण और जीव के साथ जीने जाते हैं, तो इसको कहते हैं संतुलन। संतुलन भी एक न्याय है, लेकिन शेष प्रकृति के साथ इसको संतुलन पूर्वक कि कितना होना चाहिए। और आवर्तनशीलता माने उसकी परंपरा बनी रहे। ये खेती के 3 पिलर हैं, कंप्लीट खेती के 3 पिलर हैं, न्याय, संतुलन और आवर्तनशीलता। माने मनुष्य के बीच न्याय घटित हो, और न्याय और संतुलन का एक ही मानक है, उभय तृप्ति। संतुलन भी एक प्रकार का न्याय ही है, इसको शेष प्रकृति के साथ संतुलन बोलते हैं। यदि उभय तृप्ति हुई तो न्याय हुआ, नहीं हुई तो नहीं हुआ, है ना। अब आप अपने घरों में देखिए, जब भी हम तनाव में आते हैं तो वहाँ व्यवहार ठीक से होता है? नहीं होता है। ठीक से व्यवहार नहीं हुआ माने न्याय नहीं हो सकता। तभी तो तनाव होता है, तभी तो डिप्रेशन आता है, तभी तो घर से निकलते हैं। और क्या ढूंढते रहते हैं? इनके इन प्रकार हैं, कोई मुझको समझे, कोई मेरे साथ न्यायपूर्वक जिए, मैं किसी के साथ न्यायपूर्वक जीऊँ। अब ज़्यादातर ये जो ऑर्गेनिक फार्मिंग की ओर जो लोगों को लौटने का है, तो किसी ने परिणाम देख लिए, समझ लिए, तमाम पढ़ लिए, समझ गए। अब क्या अंदर से आ रहा है? जीना वो भी न्यायपूर्वक चाहते हैं। तो शेष प्रकृति के साथ किसी ने कहा गौ आधारित तरीके से, किसी ने कहा मल्टीलेयर तरीके से, किसी ने कहा कि इस प्रकार से, किसी ने कहा जीरो बट जो भी है, तो शेष प्रकृति के साथ संतुलन पूर्वक जीने की कामना है। इसलिए हम प्राकृतिक खेती, आवर्तनशील खेती जो भी है ढूंढते रहते हैं। उसका प्रोफार्मा बनता तब है जब नेचर का अध्ययन होता है, भाई कौन सी अवस्था कितने में है। तो इसके साथ न्याय कैसे होगा? तो हमने कल जाना था कि वैज्ञानिक भी कहते हैं कि धरती के 1/3 हिस्से में, धरती के संतुलन को बनाए रखने के लिए 1/3 हिस्से में वन बाग होने ही चाहिए, है ना। 1/3 हिस्से में पानी के रिसोर्स होने ही चाहिए, है भी धरती में ऑलरेडी, है ना। और 1/3 हिस्से में सारी चीज़ें मनुष्य और रहने की। ये उतना बना पा रहे हैं हम? कमी हो रहा है। ये कर पा रहे हैं? कमी हो रहा है। ठीक है, मनुष्य भी हद से ज़्यादा बढ़ जाते, किसी देश में इतने ज़्यादा हैं कि रिसोर्सेस कम पड़ रहे हैं, और किसी किसी देश में माइनस में जनसंख्या आ गई है। तो इस संतुलन को भी नहीं पहचान पा रहे हैं। तो जब संतुलन को पहचान ही नहीं पा रहे हैं तो संतुलन बनाएंगे कैसे? तो हम आवर्तनशील खेती के माध्यम से इस संतुलन को पहचान सकते हैं, पहचान पाते हैं, मनुष्य के साथ भी जीने का क्रियाकलाप निकाल पाते हैं, और समृद्धिपूर्वक जीते हुए, माने संबंधों में तृप्तिपूर्वक जीते हुए, शेष प्रकृति के साथ संतुलन पूर्वक जीते हुए हम अपने आजीविका का एक मार्ग निकाल पाते हैं।
इसका नाम आवर्तनशील खेती है कि मनुष्य के साथ न्यायपूर्वक, मनुष्य प्रकृति के साथ, शेष प्रकृति के साथ संतुलनपूर्वक जीते हुए अपनी आजीविका को स्पष्ट कर लेना, आजीविका निकाल लेने की कला का नाम खेती। ठीक है, ये हुआ। अब हम चलते हैं खेती के सिद्धांत में। तो अगला स्टेप हमारा फार्म डिजाइनिंग। हम चाह रहे हैं कि आज फार्म डिजाइनिंग हम लोग कर लें, ताकि बहुत सारे नए लोग कभी अपनी ज़मीन पे शुरू करेंगे, कभी लीज पे शुरू करेंगे, तो डिज़ाइन क्या बनेगा सार्वभौमिक रूप से। खेती के सिद्धांत। पहला सिद्धांत है आत्मनिर्भरता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ सफिशिएंसी। पहला सिद्धांत, इसको कैसे समझते हैं आत्मनिर्भरता को? जिसमें दो चीजें समझने वाली हैं। एक तो खेत में कोई चीजें लगती हैं, दूसरा मानव परिवार में कोई चीजें लगती हैं। तो खेत को क्या क्या चाहिए? खेत को कंपोस्ट चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए भाई? खेत को कंपोस्ट चाहिए, पानी चाहिए, तमाम सारी चीज़ें चाहिए, पोषक तत्व चाहिए। और हमें खेत से उत्पादित वस्तु चाहिए, और कुछ कैश टर्म में भी चाहिए, वो भी उसको भी वस्तु सही आता है। तो दो चीज़ें हैं आत्मनिर्भरता के लिए, एक तो खेत की आवश्यकता है और दूसरी मनुष्य की आवश्यकता है। इसके बीच में एक मूक समझौता हमारा है पशुओं के साथ, क्योंकि बिना पशुओं के, बिना जानवरों के खेती हो नहीं सकती है। तो साथ में खेत धन हमने पशु भी जोड़ लिया। अब इसकी आवश्यकता खेत से ही पूरी हो, यह पहला सिद्धांत है। तो क्या करना पड़ेगा? खेत को कंपोस्ट चाहिए, ठीक है, पानी चाहिए, पशुओं को चारा चाहिए, हरा और सूखा दोनों ही, और हमें बहुत सारी वस्तुएं चाहिए। तो खेती का ऐसा तरीका अपनाना है जिससे खेत का कंपोस्ट खेत से ही निकले, पशुओं का चारा भी खेत से आए, और हमारे परिवार की आवश्यकता जितनी भी है, या हमारे परिवार में, हमारे खेत में जितने लोग काम करते हैं, उनकी भी आवश्यकता उसी खेत से पूरी हो। माने हमारी किचन में जो लगना है वो भी खेत से आ जाए, खेत में जो लगना है वो भी खेत से आ जाए। तो नेचर में डिज़ाइन बना हुआ है, हम अभी समझ नहीं पाते। जैसे एक डिज़ाइन नेचर में है ही, कि नेचर में तो न्याय उपलब्ध है ही, हम पहचानते हैं और निर्वाह करते हैं, न्याय हमने थोड़ी बनाया है, नेचर में है ही। तो अगर किसी भी खेत, पेड़ को या फसल को देखें तो उसके तीन भाग दिखाई देते हैं। एक भाग दिखाई देता है फल वाला, फल या दाने वाला, दूसरा भाग जड़ से और दाने के बीच तक का जो स्टेम वाला भाग है, और तीसरा जड़ के नीचे वाला। अभी हम क्या करते हैं, अपना भाग तो हमने ले लिया, फल या दाना तो ले लिया, शेष में लगा दी आगी। क्या होगा? पहले ही हमने अन्याय कर दिया, संतुलन कर दिया। एक तो हमने किसी जानवरों का खाना मारा, दूसरा ऊपर की मिट्टी ही फर्टाइल लैंड होती है। हम सब जानते हैं कि ऊपर की 6 से 8 इंच की मिट्टी ही उपजाऊ होती है, क्योंकि उसमें सन भी, सूरज की रोशनी भी होती है, मिनरल्स भी होते हैं, तमाम सारी चीज़ें भी होती हैं, चार्ज भी होती है। और ज़मीन के नीचे भी तो कोई संसार है, जितना संसार मनुष्यों का नहीं है उतने इस नीचे की ज़मीन की मिट्टी में हो सकता है। तो हम क्या किए, अपना ले लिए, बाकी का जला दिया, और जला दिया तो हमने उस संसार को भी जला दिया जो मिट्टी को उपजाऊ बनाता है, उर्वर बनाता है। तो हमने तो न्याय कर, और उसमें कितने लोग ना मरे होंगे, तमाम सांप के घरौंदे होंगे, तमाम केंचुए होंगे, तमाम चूहे होंगे, ये सब मरते हैं कि नहीं मरते? तो हम लगातार असंतुलनकारी काम करके, ठोस अनाज का होता है, जितने कुंटल ठोस अनाज का होता है, मान लीजिए मोटा मोटा हम एक एकड़ का ले लें, तो 1 एकड़ में धान जो होगा वो 15 से 20 कुंटल होगा। क्यों तिवारी जी? बताइए थोड़ा। 15 से 20 कुंटल होगा, तो 15 से 20 कुंटल ही पुआल होगा, 15 से 20 कुंटल ही पुआल होगा, मोटा मोटा। कुछ कम होगा, ज़्यादा नहीं होगा, कुछ कम होगा, क्योंकि अनाज भारी होता, पुआल हल्का होता, तो कुछ कम होगा। तो मान लीजिए 10 कुंटल होगा। हाँ, वो ज़्यादा भी हो जाते हैं, 7 कुंटल होंगे, लेकिन पुआल उनका दूना होगा। तो तब फिर इसको रहने दीजिए फिर। हाँ, तो मोटा मोटा अगर अनुमान किया जाए तो
बराबर कर लें तो 15 से 20 कुंटल हो गया। तो 15 से 20 कुंटल अगर हो गया तो 5 किलो एक जानवर खाएगा। 5 केजी, 100 केजी का 1 कुंटल होता है। 5 केजी एक जानवर खाएगा एक दिन में, 5 केजी। तो आप सोच लीजिए 20 पंचे 100, 20 दिन का इसका खाना एक जानवर का हो जाएगा। मान लीजिए थोड़ा थोड़ा ये 19-20 होगा, ये एकदम से कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। तो 1 एकड़ खेती से आप अपना वो तय कर लीजिए। 6 महीने में पुआल होगा, 6 महीने में गेहूं होगा। अब देखिए यहाँ पर हम कुछ चीज़ों, कुछ आगे बात हो सकती है क्या? कितना समय बचा है? बोले ये धान के गेहूं छोड़ के और किस चीज का बस वहीं पर। तो चारा का प्रबंधन के रूप में, चारा प्रबंधन इज इक्वल टू गौशाला प्रबंधन। गौशाला प्रबंधन, जिसने चारा प्रबंधन नहीं किया उसकी गौशाला प्रबंधित नहीं हो सकती है। इफ यू आर मैनेज योर फॉडर देन यू आर मैनेज योर एनिमल हस्बेंड्री थिंग्स या योर सेड। अगर आपने अपने चारा को, फॉडर को प्रबंधित कर दिया तो आपकी गौशाला प्रबंधित हो जाएगी, आपकी पशुशाला प्रबंधित हो जाएगी। क्यों ऐसा कह रहे हैं? इसलिए ऐसा कह रहे हैं कि एक हम अपने से उदाहरण ले लेते हैं। हमारे उदाहरण से आप लोग समझ जाएंगे फटाफट। भूसा 6 माह, 6 माह भूसा हमें लगता है 6 महीने। 6 महीने भूसा हमें 60 कुंटल चाहिए होता हर माह, इससे कम में होता ही नहीं है। 50 से 60 कुंटल, 50 से 60 कुंटल। और ये औसतन 9 रुपये पर केजी, 900 रुपये पर कुंटल होता है। कितने का हो गया? 45,000 का हो गया। कितने का? 45,000 का हो गया। 50 कुंटल भूसा है। ये यहाँ करीब करीब 60 जानवरों के लिए, छोटा बड़ा सब मिला करके 45,000 रुपये का भूसा हो गया। अब 45,000 रुपये एटलीस्ट हमें क्या चाहिए? भूसे के लिए चाहिए। ठीक इसी प्रकार से पशु आहार, हमको कम से कम 50 कुंटल पशु आहार चाहिए, 1 कुंटल रोज लगता है। और इसका भाव कम से कम मान लो 2800 रुपये। कितना हो गया? इसको निकाल सकते हैं। 2800 रुपये कुंटल कितना हो जाएगा? पढ़ के अपने बीच एक छोटी सी बात आती है कि प्रकृति को जान लेना। अभी हम प्रकृति को बात तो करते हैं, आवर्तनशील मॉडल की बात करते हैं, प्राकृतिक खेती की, किंतु प्राकृतिक के शब्द के माने नहीं हमें मालूम है। तमाम किसान भाई जितनी मुँह उतनी बातें, प्रकृति की बात करने के लिए तमाम लोग कह रहे हैं कि प्राकृतिक अन्न, जैविक अन्न उत्पादन करोगे अधिक पैसा पाओगे, इसका मूल्य वो हो जाएगा, प्राकृतिक अन्न के मूल्य ज़्यादा मिलते हैं तो प्राकृतिक खेती करना चाहिए। ऐसा नहीं है भाई साहब। अगर प्राकृतिक अन्न को अधिक मूल्य पाने के लिए हम खेती करते हैं तो हमको खेती ना करनी चाहिए। प्राकृतिक खेती, जैविक खेती का मतलब होता है कि अधिक से अधिक हम किसानों को शुद्ध और पवित्र अन्न उपलब्ध करवा दें, सस्ते मूल्य में करवा दें, सीधे मानव से मानव को जोड़ दें। ये हमारा उद्देश्य होना चाहिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सबकी एक कल्पना हो मन में कि सभी लोग सुखी हों, इस कामना के साथ हमें करना चाहिए, ना कि व्यापार के और लोभ के बीच में। तो हमारा एक सीधा सा संबंध है कि प्राकृतिक खेती को आप जानें। और प्राकृतिक खेती में मैं तो एक बहुत बड़ी कहानी बताना चाहूँगा कि आपने जब कहीं बड़ी भागवत वागवत बैठी होती है ना, तो बड़े बड़े मठों में जो व्यास गद्दी बैठते हैं, विचार करें, वो पहले भाई बैठते हैं, बैठने के बाद एक बात कहते हैं, सत्य सनातन धर्म की जय हो, ऐसा वो कहते हैं। तो यही हम समझ नहीं पा रहे थे कि सत्य क्या है, सनातन क्या है, धर्म क्या है। तो सत्य और सनातन और धर्म की पहचान अगर मिल जाए तो ये कौन करेगा? किसान करेगा पहचान, जानकारी कैसे होगी? तो सत्य क्या है, सनातन क्या है, ये प्रकृति बताती है हमें कि सनातन ये है, हमारा धर्म ये है और सत्य ये है। तो सत्य के बारे में आप जानते हैं कि जो आपको दिख रहा है
प्रकृति दिख रही है। प्रकृति माने ईश्वर, ईश्वर माने भगवान। भगवान शब्द की अगर हम शब्दवाद विवेचना करते हैं तो भा से भूमि, ग से गगन और वा से वायु, पड़या की मात्रा लगी है तो अग्नि यानी सूर्य और ना से नीर। ये पंच तत्व महाभूत हैं। ये हमारे प्रकृति के जो दिख रहे हैं आँखों से, जिसको मन की आँख से हम देख रहे हैं, यही पंचभूत है। इसी पंचभूत की हमें पूजा करनी चाहिए। तो ये हम जानने के लिए हमें पहले 3 बातों को आवश्यकता में समझ लेते हैं कि एक मनुष्य के 3 पथ होते हैं या कर्म कहिए। पहला ज्ञान मार्ग, दूसरा कर्म मार्ग और तीसरा भक्ति मार्ग। तो अभी आप ज्ञान मार्ग की दिशा में बैठे हैं आज इस सौजौरा की धरती में। तो ये ज्ञान मार्ग के प्राप्ति के लिए आप बैठे हैं कि कैसे हमें ज्ञान प्राप्त हो, या आवर्तनशील मॉडल का ज्ञान कहाँ से आए, प्राकृतिक खेती का ज्ञान कैसे प्राप्त हो। ज्ञान माने अनुभव। इन अनुभवों को कैसे आप शेयर करेंगे, कैसे जानेंगे। तो यहाँ जो बुद्धिजीवी लोग बैठे हैं वो बताते हैं कि इस तरह की खेती करेंगे, इस तरह के वन बाग लगाएंगे, इस तरह की वर्षा का जल का संरक्षण करेंगे, इस तरह का खाद्यान्न उत्पादन करेंगे, इस तरह का पशुपालन करेंगे और अपने फार्म के 10वें हिस्से पे तालाब का संरक्षण करना है, 1/3 भाग पे वन बाग लगाना है, ऐसा बताया गया होगा आपको। तो उसी पर फार्म जी, तो उसी फार्म डिजाइन पे आपको करना है। हमारे पूर्वज करते आए हैं, खेती करते आए हैं, बाग लगाते आए हैं, पशुपालन करते आए हैं, सब कुछ किया है, किंतु उन्हें सुख शांति महसूस नहीं हुई है। अब हमारे पास भी बड़ा विकल्प खड़ा हो गया कि जब हमारे पूर्वज करते थे उनके पास एक बड़ी लैंड हुआ करती थी, आज हमारी छोटी सीमा हो गई है भाई। 10-20 बीघा का किसान तक शेष रह गया है। हो सकता है रायबरेली जनपद में कम हो, क्योंकि मेरे बुंदेलखंड में 10-20 बीघे किसान ही मिलता है मुझे ज़्यादा। तो उन 10-20 बीघे किसान के लिए विशेष भयावह परिस्थिति है। जो 50-100 बीघे किसान है एक बार झेल रहा है अपने संकट को, पर ये 10 बीघे का 2-2 हेक्टेयर किसान है, उसके लिए चुनौतीपूर्ण समस्या है जीवन का। तो ये आवर्तनशील मॉडल बता रहा है कि इस मॉडल से हम 2 हेक्टेयर किसान अपनी जीविका को बेहतर और बहुत अच्छा जीवन जी सकता है। बिल्कुल सही, इसी बात को लेकर के तो इस बात को लेके हम आवर्तनशील मॉडल पर जाना है और उसको समझना है। क्योंकि मैं भी उसी दिशा में चल रहा हूँ, मैं परिपक्व नहीं हूँ, ये मान लीजिएगा। मैं उस दिशा में आपके साथ चल रहा हूँ, 2 कदम आगे पीछे बस हूँ आपके साथ में। तो मैंने अब तक जैसा कि आवर्तनशील मॉडल के 5 महत्वपूर्ण स्टेप बताए गए हैं, अपना खेत, अपना पानी, अपना खाद, अपना अनुभव, अपनी ऊर्जा, अपना बीज, तमाम प्रकार के। तो 5 स्टेप महत्वपूर्ण हैं। तो 5 स्टेप जब तक आप पूरे नहीं करते हैं, अपना आपका खेत है किंतु पानी नहीं है आपके पास, तो पहले पानी भी अपना खेत तालाब के माध्यम से। आप कहते होंगे कि बोरिंग का पानी मेरा पानी है, ये आपका पानी नहीं है। किसी भी दिन इसका वाटर लेवल इतना चला जाएगा कि आप इसको पकड़ नहीं पाएंगे। और जो अब वर्षा का पानी है, ये पानी बनाया नहीं जा सकता, ये प्रभु का प्रसाद मानिए इसी, जो परमात्मा के द्वारा मिला है आपको। तो जी सर, बातों को और विस्तार से व्यवस्थित तरीके से अब किया जाएगा। परिचय वाला काम हो जाए तो ऐश्वर्य का भी परिचय हो जाए, तो आगे बात करेंगे। बहुत सुंदर। तो मैं अपनी बात के साधन 3 ही हैं। और ये क्यों है, क्यों इसको खेती क्यों करना है, व्यवसाय क्यों करना है, नौकरी क्यों करना है, अगर इस प्रश्न का उत्तर ढूंढ लेंगे तो सहज रूप से हम किसी भी काम को कर पाएंगे। अभी जो हमारे मन में, मस्तिष्क में जो चलता रहता है, खेती भी करना है तो किसके लिए करना है, पैसे के लिए करना है, नौकरी भी पैसे के लिए करना है, ठीक है, और व्यवसाय भी पैसे के लिए करना है। लक्ष्य एक ही है, पैसा कमाना है कि नहीं है। जाना कहाँ है, अभी जीतू जो बता रहा था कि हम यात्रा तो कर रहे हैं, लेकिन हमारी ज़रूरत क्या है, किस चीज़ के लिए हमें करना है, कहाँ जाना चाहते हैं, ये मार्ग हमें पता नहीं है। और अगर मार्ग पता हो जाएगा तो यात्रा सुगम हो जाएगी, सरल हो जाएगी, सहज हो जाएगी। तो ये सब लोग चाहते हैं ऐसा कि यात्रा सुगम हो, और खेती की भी यात्रा सुगम हो जाए, सरल हो जाए, सहज हो जाए और आप आराम से कर सकें। चाहते हैं कि नहीं चाहते आप लोग? इसी के लिए तो आप लोग आए हुए हैं। तो हम जो है खेती में जाते हैं और जैसे ही जाते हैं वैसे सपने बुनने लगते हैं कि इतना उत्पादन लेंगे, इतना करेंगे। बहुत कुछ लोग कहते हैं हमारे पास ज़्यादा खेती हो तो आनंद वाला विषय है,
कि ज़्यादा होगी, कम में काम नहीं चलता, 1 बीघा 2 बीघा में होता क्या है, ऐसा लोग सोचते हैं। लेकिन जिनके पास ज़्यादा खेती है उनकी परेशानी अलग तरीके की है, और जिनके पास छोटी खेती है उनके पास परेशानी अलग तरीके, क्योंकि दोनों आकलन नहीं कर रहे हैं। तो हम यहाँ पर अपने परिवार की, चूँकि हमारा ये जो खेती है हम अपने परिवार के सुख समृद्धि के लिए कर रहे हैं, ठीक है ना। तो हम पहले आकलन करें कि हमें वर्ष में क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता है ना, वर्ष में हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता है। जैसे मोटा मोटा बताइए क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता होती है वर्ष में। किसी साथी को बुला लीजिए। नहीं, एक आप ही लोगों में से कोई बोलिए। भोजन की जरूरत, जैसे भैया ने बताया भोजन की ज़रूरत, भैया आप बताइए। कपड़ा की ज़रूरत है, आप बताइए। रहने के लिए आवास की ज़रूरत है, और आप बताइए। धन की आवश्यकता हैं? भोजन में इस्तेमाल होने वाले मसाले होते हैं। मसाले की ज़रूरत होती है, आप बताइए। पानी की ज़रूरत होती है। सिद्धि भैया बताइए। सिद्धि सिद्ध कर रहे हैं अपना ज्ञान, है ना। आवश्यकता है। हाँ, बच्चों की शिक्षा ये की जरूरत है। शिक्षा के लिए और तमाम चीज़ों के लिए पैसे की ज़रूरत पड़ती, ठीक है। ये तो समझ में आ गया ना कि क्या क्या है, रोटी, कपड़ा और मकान। इलाज के लिए स्वास्थ्य भी उसमें आता है, स्वास्थ्य के लिए पैसा चाहिए, है ना। अब ये सारी चीज़ें आपको चाहिए। और अभी खेती में क्या करते हैं अपन लोग, अभी क्या करते हैं, अभी जो पैदा करते हैं वो क्या पैदा करते हैं आप। अनाज करते हैं। धान गेहूँ पैदा होता है मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू। अभी जो है, अभी जो भी पैदा होता है वो किसके लिए पैदा होता है, बाजार के लिए पैदा होता है। अभी हम जो भी पैदा कर रहे हैं वो परिवार की वस्तुओं का आकलन करके नहीं करते कि हमें ये ज़रूरी। जैसे आप देखिए, आपके पास गेहूं हो जाएगा तो पूरा खाना हो जाएगा, गेहूं और धान हो जाएगा तो पूरी आपकी थाली सज जाएगी, नहीं सजेगी ना। तो थाली में क्या क्या ज़रूरत है, रोटी, दाल, चावल, सब्जी, सलाद, मट्ठा, दूध, दही, मक्खन, गुड़, शक्कर, तभी तो थाली सजेगी। और ये नहीं है हमारे पास, तो क्या होगा, जब नहीं होगा तो क्या करेंगे आप, अपने सामान को ले जा करके कहाँ जाएंगे, बाजार। और बाजार से क्या लेके आएंगे वापस, अपना माल सस्ते में ले जाएंगे, वहाँ से महंगा माल लेके आएंगे, और उसमें कोई गारंटी नहीं होगी कि वो माल आपका कैसा है, यानी कि उसमें गुणवत्ता है कि नहीं है, क्वालिटी है कि नहीं है। कैसे करेंगे। बैगन आपको दिखेगा इतना बड़ा, देखने में बहुत सुंदर है, लेकिन वो खाने योग्य है क्या, आपको पता नहीं है। आप तो देख करके लाएंगे कि सुंदर चीज़ है, ले आए और अपने बच्चों को खिलाया और कैंसर लेके आए घर में। यानी कि आपने जो भी किया वो किसके लिए किया, बाजार के लिए किया, सारी मेहनत किया, सारा सब कुछ किया, और बाजार में दे करके और कैंसर लेके वापस आ गए। वो हो सकता है कि आज हमारे शरीर में नहीं है, हमारी इम्यूनिटी अच्छी है, लेकिन आज जो वर्तमान जो परिदृश्य है किसानों का, आप देख रहे हैं बहुत भयंकर तरीके से रासायनिक खादों का और कीटनाशकों का प्रयोग हो रहा है। क्योंकि हम अभी जो खेती में उतर रहे हैं केवल लाभ के लिए उतर रहे हैं। हमारा माइंड सेट केवल ये है कि हमें अगर खेती में उतरना है तो भी लाभ पैदा करना है, नौकरी में है तो कस के कमाना है, चाहे उसमें साले को जितनी लूट करनी पड़े, पैसा बनाना है। और पैसा बनाने वालों के हाल अगर आप देखने जाएंगे तो आपको समझ में आएंगे कि बना बनाया महल 1 सेकंड में ध्वस्त हो गया। अतीक अहमद इसके बहुत बड़े उदाहरण हैं। अभी एक चंदौली के जो है आरटीओ अभी पकड़े गए हैं। इस तरीके से सैकड़ों लोग अभी इस गिरफ्त में आने वाले हैं। पैसे का ये हाल है, पैसा कमाएंगे, एक समय पर ऐसा आएगा कि आपको
ऐसी जगह जाना पड़ेगा कि जहां आपने कल्पना नहीं की होगी। तो मेरा कहना यह है कि हम कभी भी जब भी हम कोई काम करें तो सबसे पहले आप जैसे यहाँ पर आए हैं ट्रेनिंग के लिए, 3 दिन आपने 4 दिन समय व्यर्थ किया, व्यर्थ नहीं उसको मतलब कहे सदुपयोग किया। 4 दिन में आप जो सीख करके जाएंगे, आप जो समझ करके जाएंगे, वो आपकी खेती में आपको रास्ता आसान कर देगा, क्योंकि आपका माइंडसेट यहाँ से बनेगा। और उतरते कैसे हैं? तड़ाक से उतरते हैं। और किसी ने यूट्यूब में देखा करोड़ों रुपए और यूट्यूब से उतर गए, वो तो विचार पक्ष तो आया नहीं, वो तो सीधे दिख गया। ये नहीं करना। करना क्या है? हमको सबसे पहले अपनी योजना बनानी है। सबसे पहला काम हमको क्या करना है? अपनी योजना बनानी है कि खेती करने के पहले खेत कैसा हो, इस बात की कल्पना करनी है। और ये तब होगी जब आप अपने परिवार की मूल आवश्यकताओं का आकलन करेंगे। और मूल आवश्यकताओं का आकलन जैसे ही करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि मेरे वर्ष भर का खर्चा इतना है, पढ़ाई में इतना, लिखाई में इतना, खाने में इतना, पीने में इतना, जो भी है वो सारा आपके सामने पिक्चर साफ होगी, तस्वीर साफ होगी। और फिर आप खेत की डिज़ाइन करने जाएंगे। अभी खेत की डिज़ाइन नहीं करेंगे। जीतू ने बताया ना कि खेत की डिज़ाइन पहले भी हो सकती थी, कराई जा सकती थी, लेकिन क्यों नहीं कराई गई? क्योंकि प्रोसेस वहाँ से शुरू होता है, यहाँ से प्रोसेस शुरू होगा। जब ये प्रोसेस आप पूरा करेंगे तब आप डिज़ाइन करेंगे कि मुझे अरहर की दाल कितनी चाहिए, 50 किलो कि 25 किलो, मुझे गेहूं कितना चाहिए, 100 कुंटल कि 5 कुंटल, मुझे धनिया कितनी चाहिए, 1 किलो कि 2 किलो। ये काम यहाँ से शुरू होगा। और ये काम जैसे ही शुरू होगा वैसे आपका खेत कैसा सजेगा? थाली की तरह सजेगा और आप आनंद में डूब जाएंगे। फिर आपका स्वास्थ्य अपने आप सब कुछ आनंद से बहने लगेगा। तो हम लोग शुरू करें। कोई भी एक आदमी, कोई भी एक साथी हमारे आ जाएं, कोई भी जो अपने परिवार की मूल ज़रूरत को करते हों, पैसा जैसे खरीदते हों, सामान खरीदते हों, कोई भी भैया आप आ जाइए। दीक्षित जी आइए। बच्चे हैं ना आपके? जी। बहुत बढ़िया, आइए, स्वागत। बात समझ में आई कि नहीं आई? अभी जो मैंने बात कही वो समझ में आई? इसकी ज़रूरत है खेती में कि नहीं है? अगर ये होगा तभी आगे बढ़ पाएंगे, ठीक से ठीक दिशा में आप काम कर पाएंगे। ये बात सही है कि नहीं है? आइए दीक्षित जी, आइए दीक्षित जी। दीक्षित जी आप जो है सबसे पहले दीक्षित जी के लिए ताली बजाइए। दीक्षित जी के लिए ताली इसलिए बजाइए कि आज ये अपने परिवार के वित्त मंत्री बनने जा रहे हैं। आपको कैसे पता चला हम सो रहे हैं? तो वित्त मंत्री